नमस्कार। आज हम खंगालने जा रहे हैं हाल के कुछ दिलचस्प घटनाक्रमों को। हाँ बिल्कुल। स्पोर्ट्स की दुनिया से लेकर डिफेंस अपडेट्स, साइंस टेक में नई चीजें और कौन से बड़े अवार्ड्स चर्चा में रहे, ये सब। हमारे पास कई सारे दस्तावेज हैं और हमारा काम है इनमें से सबसे जरूरी और मजेदार बातें निकालकर आपके सामने रखना। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। कम समय में पूरी तस्वीर मिल जाए, यही कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। जरूर। आज हम देखेंगे कि खेल के मैदान पर भारत ने क्या कमाल किया, कौन से नए हथियार और तकनीक सेना में शामिल हुए, अंतरिक्ष में क्या चल रहा है और किन लोगों और उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। हाँ, और वो रैंकिंग्स भी देखेंगे कि भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है। बिल्कुल, उस पर भी एक नजर डालेंगे। बढ़िया। शुरुआत क्रिकेट से करते हैं फिर। हाँ, क्रिकेट से ही करते हैं। ईपीएल खिताब जीत ही लिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा इंतजार खत्म हुआ आरसीबी फैंस के लिए। किंग्स 11 पंजाब को हराया फाइनल में। बिल्कुल। और हाँ, गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ऑरेंज कैप विनर रहे। सही। और महिलाओं के क्रिकेट में भी भारत का दबदबा रहा। हाँ, वो भी बताइए। भारतीय टीम ने श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज जीती। स्मृति मंधाना और स्नेह राणा का प्रदर्शन तो कमाल का था। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज। हाँ, और अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 भी भारत ने जीता। ये भी एक बड़ी कामयाबी है। अच्छा। हालांकि वो आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ले गई। अच्छा, घरेलू क्रिकेट की बात करें तो? हाँ, वहां भी काफी एक्शन रहा। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी जीती। विदर्भ ने? हाँ। ओके। मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी। और महिला प्रीमियर लीग WPL का तीसरा सीजन मुंबई इंडियंस ने जीता। तो मतलब घरेलू सर्किट में भी मुंबई का दबदबा रहा, पुरुषों और महिलाओं दोनों में ट्रॉफी। हाँ, कह सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2024। अरे हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं। भारत चैंपियन बना दक्षिण अफ्रीका को हराकर। बिल्कुल। और कुछ रिकॉर्ड्स भी बने शायद। हाँ, एक तो बहुत ही दिलचस्प रिकॉर्ड है। राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। 14 साल? हाँ, उसने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाया, सिर्फ 35 गेंदों में। कमाल है, मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। और इंग्लैंड की नेट साइबर ब्रंट ने महिला टेस्ट में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा, और सचिन तेंदुलकर को भी कोई सम्मान मिला? हाँ, उन्हें MCC मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मानद सदस्य बनाया गया। वाह। चलिए अब हॉकी की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या हाल रहा? हॉकी में भी काफी अच्छी खबरें हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड्स में हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए। हरमनप्रीत तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष भी बने। क्या बात है। हाँ, और टीम के तौर पर भी देखें तो पहली महिला हॉकी इंडिया लीग ओडिशा वॉरियर्स ने जीती। अच्छा, ये पहली बार हुई थी? हाँ, पहली बार। हाँ। और भारत ने पुरुष और महिला दोनों जूनियर एशिया कप 2024 जीते। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर हॉकी झारखंड महिला और हॉकी पंजाब पुरुष सीनियर नेशनल चैंपियन बने। हॉकी हरियाणा ने पहली नेशनल महिला हॉकी लीग जीती। और भारत ने महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी और पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की। अरे वाह, मतलब हॉकी में तो जीत की झड़ी सी लग गई एक तरह से। हाँ, काफी सफल साल रहा। हालांकि वो FIH हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत नीदरलैंड से हार गया। हाँ। उप विजेता रहा। हाँ, वो थोड़ी निराशा रही होगी। खैर, अब कुछ और खेलों की बात कर लें। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2025 में विक्टर एक्सेल्सन और N सेयंग विजेता रहे। ओके। किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स में रनर अप रहे। और टीम इवेंट्स में चीन का दबदबा कायम रहा। उन्होंने सुदिरमन कप और थॉमस व ऊबर कप दोनों जीत लिए। चीन तो बैडमिंटन में पावर हाउस है ही। कबड्डी में क्या हुआ? कबड्डी में एक बड़ी खबर है। हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग जीती। अच्छा, हरियाणा के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत का दबदबा कायम है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 और कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 पुरुष और महिला दोनों भारत ने जीते। ये तो उम्मीद के मुताबिक ही था। कुश्ती और निशानेबाजी? कुश्ती में एशियाई चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 10 पदक जीते। इसमें मनीषा भनवाला का गोल्ड मेडल खास था। 10 पदक, अच्छा है। और निशानेबाजी में भी भारतीय शूटर्स ने कमाल किया। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत मेडल टैली में टॉप पर रहा, 11 मेडल्स के साथ। 11 मेडल्स, टॉप पर। वाह। हाँ, तेजस्वनी कनक बुधवार और शांभविक क्षीरा सागर ने गोल्ड जीते। और लीमा में हुए ISSF वर्ल्ड कप में भारत तीसरे स्थान पर रहा। सुरुचि सिंह ने 2 गोल्ड जीते। बहुत अच्छे। और शतरंज। आजकल तो शतरंज की बहुत बातें हो रही हैं। अरे हाँ,
शतरंज तो मतलब भारत के लिए सुनहरा दौर चल रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी खबर तो डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन 2024 बन गए, सिर्फ 18 साल की उम्र में। ये तो अविश्वसनीय है, विश्व चैंपियन। हाँ, बहुत बड़ी बात है। उनके अलावा कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती, प्रज्ञानंद ने सुपरबेट क्लासिक जीता, अर्जुन एरिगैसी 2800 ईएलओ रेटिंग पार करने वाले दूसरे भारतीय बन गए आनंद के बाद। अच्छा। और सबसे बड़ी टीम उपलब्धि, भारत ने शतरंज ओलंपियाड 2024 में ओपन और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीते। ये ऐतिहासिक है, पहली बार। दोनों में गोल्ड? ये तो सच में ऐतिहासिक है। बिल्कुल। भारतीय शतरंज इस समय मतलब विश्व पटल पर छाया हुआ है। फुटबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स में कुछ खास? फुटबॉल में गोवा ने कलिंगा सुपर कप जीता, पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी। अच्छा। रियल मैड्रिड ने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता। अच्छा। टेनिस में कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर ने बड़े खिताब जीते। एथलेटिक्स में नए नेशनल रिकॉर्ड बने। हाँ, वो रिले टीम का सुना था मैंने। हाँ, 4x100 मीटर रिले टीम ली कमाल किया। और नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी भी घोषित किया गया। ये तो बड़ी बात है नीरज के लिए। और कुछ हटके खबरें खेलों से? हाँ, 2 खबरें दिलचस्प हैं। पूजा तोमर यूएफसी में बाउट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यूएफसी में? वाह। और श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्री जीतने वाली पहली भारतीय। घुड़सवारी में भी? बहुत बढ़िया। ये दिखाता है कि भारतीय एथलीट अब हर तरह के खेल में आगे आ रहे हैं। एकदम सही कहा। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा का टॉप पर रहना भी महत्वपूर्ण है। पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल। और अब आते हैं साल के सबसे बड़े खेल आयोजन पर, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024। हाँ। ओलंपिक में भारत को 6 पदक मिले। नीरज चोपड़ा का सिल्वर। गोल्ड से चूक गए इस बार। हाँ, मनु भाकर को 2 ब्रॉन्ज मिले शूटिंग में, स्वप्निल कुसाले को भी शूटिंग में ब्रॉन्ज। अच्छा। और पुरुष हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला और पहलवान अमन सहरावत को भी ब्रॉन्ज। कुल 6 पदक। हाँ, ओलंपिक में प्रदर्शन मतलब उम्मीद से थोड़ा कम कह सकते हैं, लेकिन पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। हाँ, पैरालंपिक का तो सुना मैंने, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। अरे शानदार से भी बढ़कर कुल 29 पदक। 29? हाँ, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। ये पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। 7 गोल्ड। किन किन ने जीते? अवनी लेखरा शूटिंग, सुमित अंतिल जैवलिन, हरविंदर सिंह आर्चरी, धर्मवीर क्लब थ्रो, प्रवीण कुमार हाई जंप, नवदीप सिंह जैवलिन और नितेश कुमार बैडमिंटन। वाह, ये नाम याद रखने होंगे। ये वाकई शानदार था और दिखाता है कि हमारे पैरा एथलीट किस स्तर पर है। बिल्कुल, पैरालंपिक का प्रदर्शन बहुत गर्व करने लायक था। चलिए अब खेलों से हटकर थोड़ा रक्षा और सुरक्षा यानी डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। हाल में कौन से बड़े सैन्य अभ्यास हुए? कई महत्वपूर्ण अभ्यास हुए हैं। एक तो भारतीय सेना ने गुजरात के तट पर द्वीप सुरक्षा के लिए जल थल रक्षा 2025 अभ्यास किया। अच्छा, द्वीप सुरक्षा पर फोकस। हाँ, भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति अभ्यास मलेशिया में हुआ। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का प्रतीक है। और नई दिल्ली में पहली बार अंतरिक्ष सुरक्षा पर केंद्रित अंतरिक्ष अभ्यास 2024 हुआ। अंतरिक्ष अभ्यास, ये कुछ नया है। हाँ, मतलब भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए ये काफी अहम है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? क्वाड देश यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ में दक्षिण कोरिया ने मिलकर गुआम में सी ड्रैगन 25 एंटी सबमरीन अभ्यास किया। क्वाड और दक्षिण कोरिया साथ में। हाँ। भारत और अमेरिका ने विशाखापत्तनम में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किया। इसका फोकस था मानवीय सहायता और आपदा राहत, मतलब HADR। ये भी जरूरी है। फिर भारत, फ्रांस और UAE ने मिलकर अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया। अच्छा। इसके अलावा भी बहुत सारे हुए। उज़्बेकिस्तान के साथ डस्टलेक, मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय खान क्वेस्ट, UAE में डेजर्ट फ्लैग, ग्रीस में इनयोकोस, मिस्र के साथ चक्रवात, जापान के साथ धर्म गार्जियन, कंबोडिया के साथ सिनबैक्स। लिस्ट लंबी है। बाप रे, काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा सेनाओं का। ये दिखाता है कि भारत अलग अलग देशों के साथ रक्षा संबंध कितने मजबूत कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं नए हथियारों और उपकरणों की। सेना को क्या नई ताकत मिली है? एक तो सेना की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए संजय नाम का बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम लाया गया है। संजय सिस्टम? हाँ, इसे सेना और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। अच्छा। और नौसेना के लिए? नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी और आखिरी कलवरी क्लास पनडुब्बी INS वागशीर मिल गई है। आखिरी वाली?
ये तो बड़ा माइलस्टोन है। हाँ बिल्कुल, ये मेक इन इंडिया डिफेंस का बड़ा उदाहरण है। साथ ही दूसरा बड़ा सर्वे वेसल INS निर्देशक भी कमीशन हुआ है। और मिसाइलों और हवाई ताकत के बारे में क्या? DRDO यानी हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन लगातार काम कर रहा है। उन्होंने स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव का टेस्ट किया। गौरव, ये क्या चीज है? ये एक ग्लाइड बॉम्ब है, मतलब बिना इंजन के लंबी दूरी तक ग्लाइड करके टारगेट को हिट कर सकता है। अच्छा। VSHO-RDS मिसाइल का भी सफल परीक्षण हुआ। ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे खतरों जैसे ड्रोन या हेलीकॉप्टर से निपटने में कारगर है। सैनिकों के लिए बहुत ठंडे मौसम में काम आने वाला हिम कवच क्लोथिंग सिस्टम भी विकसित किया गया है। ये तो बहुत जरूरी है सियाचिन जैसी जगहों के लिए। बिल्कुल। और INS अरिघात पनडुब्बी से K4 न्यूक्लियर मिसाइल का सफल टेस्ट भी एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है। K4 का टेस्ट। और हवाई ताकत में वो प्रचंड हेलीकॉप्टरों का बड़ा सौदा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। रक्षा मंत्रालय ने HAL से 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी है। 156? हाँ, ये करीब 62,700 करोड़ रुपए का सौदा है। ये सेना और वायुसेना दोनों की मारक क्षमता को काफी बढ़ाएगा। ये तो बहुत बड़ा सौदा है। और HAL के ही बनाए HJT-36 सितारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम बदलकर यशस कर दिया गया है। सितारा अब यशस हो गया। ओके। और भारत की सबसे एडवांस्ड हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एस्ट्रा MK3, उसका नाम गांडीव रखा गया है। गांडीव, अस्त्र मिसाइल का नया नाम। अच्छा है। रणनीतिक तौर पर और क्या खास रहा? भारत अपना पहला परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा आंध्र प्रदेश में बना रहा है। INS वर्षा ये खास पनडुब्बियों के लिए होगा? हाँ, परमाणु पनडुब्बियों के लिए। और सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2020-24 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। दूसरा सबसे बड़ा? ये क्या दिखाता है? ये हमारी रक्षा जरूरतों और आधुनिकीकरण की तरफ इशारा करता है। हम अपनी सेनाओं को तेजी से मॉडर्न बना रहे हैं। एक और अहम बात, फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, वो जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में परमानेंट कमीशन पाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। पहली महिला पायलट जैगुआर स्क्वाड्रन में? ये वाकई प्रेरणादायक है। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण का एक और उदाहरण। और भारत ने मुश्किल समय में दूसरे देशों की मदद या अपने नागरिकों को निकालने के लिए भी कई ऑपरेशन किए हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से छात्रों को लाना, ऑपरेशन दोस्त, तुर्की सीरिया भूकंप में मदद, ऑपरेशन कावेरी, सूडान से निकालना, ऑपरेशन अजय, इजराइल से, और हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीयों को निकालना। ये सब दिखाते हैं कि भारत वैश्विक संकटों में कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देता है और मानवीय सहायता पहुंचाने में सक्षम है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा विज्ञान और तकनीक की दुनिया का रुख करते हैं। कोई चौंकाने वाली खबर वहां से? हाँ, एक तो है, पता है, शनि ग्रह अब हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा चांद वाला ग्रह बन गया है। सच में? कितने हो गए? हाल की खोजों के बाद उसके 274 ज्ञात चंद्रमा हो गए हैं, बृहस्पति से भी ज्यादा। 274? गजब है। और ISRO हमारी स्पेस एजेंसी क्या कर रही है? ISRO लगातार सक्रिय है। उन्होंने यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA के प्रोबा 3 मिशन को अपने PSLV रॉकेट से लॉन्च किया। अच्छा, यूरोप का मिशन हमने लॉन्च किया? हाँ, ये सूरज के कोरोना का अध्ययन करेगा। ये ISRO के कमर्शियल लॉन्च क्षमताओं को भी दिखाता है। और जल्द ही ISRO PSLV C60 स्पेडएक्स मिशन लॉन्च करेगा। इसमें 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में जोड़ने, मतलब डॉकिंग, और अलग करने की तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। डॉकिंग अंतरिक्ष में? ये तो काफी एडवांस लगता है। हाँ, ये भविष्य के स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट रिपेयरिंग के लिए बहुत अहम तकनीक है। और समुद्र के नीचे जाने का भी कोई प्लान था ना, समुद्रयान? हाँ बिल्कुल, भारत का महत्वाकांक्षी समुद्रयान मिशन चल रहा है। इसके तहत मत्स्य 6000 नाम की मानवयुक्त पनडुब्बी बनाई जा रही है। मत्स्य 6000? हाँ, लक्ष्य है 2026 तक 3 इंसानों को हिंद महासागर में 6 किलोमीटर की गहराई तक भेजना। 6 किलोमीटर? हाँ, और वहां के संसाधनों का अध्ययन करना। ये तो बहुत रोमांचक लगता है। और ISRO जापान की एजेंसी JAXA के साथ मिलकर चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन पर भी काम कर रहा है। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बाकी चीजों की खोज करेगा। अच्छा, जापान के साथ मिलकर अगले चंद्रयान? हाँ, और भारत के आदित्य L1 सोलर मिशन ने भी हाल ही में सूरज की एक ज्वाला के अंदर एक खास चमकदार बिंदु, जिसे कर्नल कहते हैं, उसकी पहली तस्वीर ली है। वाह, मतलब अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराइयों तक भारत की खोज जारी है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में DRDO
क्या नया कर रहा है? डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन तकनीक में एक अहम कामयाबी हासिल की है। इसका इस्तेमाल भविष्य के हाइपरसोनिक विमानों या मिसाइलों में हो सकता है। हाइपरसोनिक मतलब आवाज से कई गुना तेज? हाँ, बिल्कुल। बीईएल ने आकाशतीर नाम का एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया है और नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण हुआ है। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की भी आजकल खूब चर्चा है। भारत में इस पर क्या हो रहा है? हाँ, AI पर काफी फोकस है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत जिन पहल शुरू की है। भारत जिन? हाँ, इसका मकसद है मेक AI इन इंडिया और मेक AI फॉर इंडिया। मतलब भारत में AI बनाना और भारत के लिए AI का इस्तेमाल करना। स्टार्टअप सर्वम AI भारत का अपना AI प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। अच्छा, तो भारत भी अपना AI इकोसिस्टम बना रहा है। बिल्कुल। कुछ और छोटी मगर अहम खबरें। पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी खुली है। पूर्वी भारत की पहली? बढ़िया है। बायोटेक स्टार्टअप्स की मदद के लिए बायोसारथी पहल शुरू हुई है। और एक अच्छी खबर स्वास्थ्य के क्षेत्र से। WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। ट्रकोमा मुक्त, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, ये आंखों की एक बीमारी होती थी। ये सब तो बहुत सकारात्मक खबरें हैं। चलिए अब आते हैं पुरस्कारों और सम्मानों पर। खेल पुरस्कारों में सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 किसे मिला? इस बार 4 खिलाड़ियों को ये सम्मान मिला है। 4 लोगों को? हाँ, निशानेबाज मनु भाकर, चेस ग्रैंडमास्टर डी गुकेश, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह। अच्छा, मनु भाकर, गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह, सभी बड़े नाम हैं। बिल्कुल, सभी ने अपने अपने खेलों में असाधारण प्रदर्शन किया है। इनके अलावा 34 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला। और पद्म पुरस्कार? इस बार भारत रत्न भी कई लोगों को दिए गए। हाँ, 2024 में 5 भारत रत्न दिए गए। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 5 भारत रत्न? हाँ, श्री आडवाणी को छोड़कर बाकी सभी मरणोपरांत। इसके अलावा 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए गए। पद्म भूषण में कुछ जाने पहचाने नाम? हाँ, कई हैं, जैसे पेंटियम चिप के पिता विनोद धाम, क्रिकेटर R अश्विन, संगीतकार रिकी केज, फिल्म निर्देशक शेखर कपूर और गजल गायक पंकज उदास मरणोपरांत। अच्छा, ये सब पद्म भूषण। ये पुरस्कार समाज के अलग अलग क्षेत्रों में योगदान को सम्मानित करते हैं। बिल्कुल। साहित्य के क्षेत्र में कौन से बड़े पुरस्कार दिए गए? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी गगन गिल को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ला को। ज्ञानपीठ विनोद कुमार शुक्ला को, ओके। व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला को और सरस्वती सम्मान 2024 भद्रेश दास स्वामी को प्रदान किया गया। और संगीत में? संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि 2024 पुरस्कार TM कृष्णा को मिला। अच्छा। भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी पहचान मिली है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे जयश्री वेंकटेशन रामसर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। रामसर अवार्ड, ये पर्यावरण से जुड़ा है। हाँ, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों को बचाने के लिए। वाह, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। सुधा मूर्ति को कनाडा में ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला। गूगल के CEO सुंदर पिचाई को भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर चुने गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर? अच्छा। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मशहूर संगीतकार एल्टन जॉन को नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल दिया। मनोरंजन की दुनिया में ऑस्कर 2024 में एनोरा बेस्ट फिल्म बनी। एनोरा, ओके। 67th ग्रैमी अवार्ड्स में भारतीय अमेरिकी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता। ग्रैमी मिला उन्हें, बहुत बढ़िया। बुकर प्राइज 2024 सामंथा हार्वे को मिला, जबकि इंटरनेशनल बुकर 2025 बानू मुश्ताक को। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर मिला। अच्छा, शशि थरूर को? और रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक UK का सैंड आर्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। सुदर्शन पटनायक, हाँ, उनका काम तो कमाल का होता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक रैंकिंग्स की। इनमें भारत की स्थिति जानना जरूरी है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025। हाँ, इसमें भारत 40वें स्थान पर रहा। पिछले साल से थोड़ा बेहतर है। 40वें पर, ओके। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक? उसमें भारत 96वें स्थान पर रहा।
यहाँ मतलब सुधार की काफी गुंजाइश दिखती है। 96वां स्थान। और पर्यावरण और शांति जैसे मुद्दों पर भारत कहाँ है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग अच्छी है, 10वें स्थान पर। 10वें पर? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, ये एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। लेकिन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर है। 115वां शांति में? और प्रेस की स्वतंत्रता? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। भारत 151वें स्थान पर है। 151वां? हाँ। मानव विकास रिपोर्ट HDI 2025 में भारत 130वें स्थान पर रहा। 130वां HDI में। सैन्य ताकत और पासपोर्ट की रैंकिंग क्या कहती है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति दुनिया में चौथे नंबर पर है। चौथा नंबर, मजबूत स्थिति है। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, सिब्री के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक भी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। 85वां? और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर रहा। यहाँ भी काफी सुधार की जरूरत है। 118वां खुशहाली में? हाँ, वहीं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर था। ये दिखाता है कि इनोवेशन पर फोकस बढ़ रहा है। 39वां इनोवेशन में? ये अच्छी बात है। तो ये थी खेल, रक्षा, विज्ञान, पुरस्कार और रैंकिंग से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां और उन पर हमारी ये चर्चा। हाँ, हमने कोशिश की कि इन सभी स्रोतों से जो सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें थी उन्हें सामने लाया जाए और उनके मायने समझने की कोशिश की जाए। आज हमने देखा कि कैसे भारत स्वदेशी रक्षा तकनीक जैसे वो गौरव ग्लाइड बॉम्ब या गांडीव मिसाइल और अंतरिक्ष में स्पैडेक्स डॉकिंग या मत्स्य 6000 जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। बिल्कुल। साथ ही शतरंज और पैरालंपिक जैसे खेलों में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल कर रहा है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। बताइए। जब हम इन अलग अलग क्षेत्रों की उपलब्धियों को, चाहे वो तकनीक हो, खेल हो या वैश्विक मंच पर पहचान, जब इन सबको एक साथ देखते हैं तो ये भारत की भविष्य की दिशा के बारे में क्या संकेत देती हैं? क्या ये सब मिलकर किसी बड़े बदलाव या वैश्विक स्तर पर भारत के एक नए उभार की तरफ इशारा कर रही हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये एक सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम आपके साझा किए गए कुछ नोट्स के आधार पर भारत में हाल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। इन नोट्स में सरकारी योजनाओं की भरमार है, कुछ अहम कानूनी मामले और बदलाव हैं, और हाँ, हालिया केंद्रीय बजट की मुख्य बातें भी शामिल हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी और पहलू निकालना, ताकि ये समझा जा सके कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है और इसका क्या महत्व है। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और ये अपडेट्स वाकई भारत में चल रहे शासन, सामाजिक पहलुओं और आर्थिक दिशा की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। राज्यों की अपनी विशेष योजनाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कानूनी और आर्थिक फैसलों तक, मतलब विविधता काफी ज्यादा है। शुरुआत राज्यों की योजनाओं से करते हैं। नोट्स में कई राज्यों की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अगर हम एक पैटर्न देखें तो महिला सशक्तिकरण पर जबरदस्त जोर दिखता है, खासकर सीधी वित्तीय सहायता के जरिए। मिसाल के तौर पर ओडिशा में सुभद्रा योजनाएं जो महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए देती है। मध्य प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना वो 2100 रुपए प्रति माह देती है। हाँ, और महाराष्ट्र में माझी लड़की बहनी योजना है 1500 रुपए प्रति माह। बिल्कुल। तेलंगाना की महालक्ष्मी योजना भी 2500 रुपए प्रति माह और सस्ती रसोई गैस देती है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये महज चुनावी वादे हैं या इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक रणनीति है? देखिए, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इन योजनाओं का एक पहलू तो निश्चित रूप से मतदाताओं को लुभाना हो सकता है, खासकर महिला मतदाताओं को, जिनकी राजनीतिक अहमियत बड़ी है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन से सिर्फ इसी नजरिए से देखना शायद अधूरा होगा। ये योजनाएं महिलाओं के हाथ में सीधे नकदी पहुंचाती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, छोटे मोटे खर्चों के लिए निर्भरता कम होती है और परिवार में उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ सकती है। अच्छा। तो इसे महिला केंद्रित विकास के एक मॉडल के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि जाहिर है जमीनी स्तर पर इनका वास्तविक प्रभाव और वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्दे हमेशा बहस का विषय रहते हैं। दिलचस्प बात है। एक और क्षेत्र जहां काफी गतिविधि दिख रही है वो है युवा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मतलब MYUV योजना युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ऋण देने की बात करती है। हाँ, वहीं कर्नाटक में युवा निधि योजना बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए तक का मासिक भत्ता देती है। और मध्य प्रदेश में युवा कौशल सम्मान योजना इंटर्नशिप्स के लिए 10,000 रुपए प्रति माह देती है। तो क्या ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग सोच दिखाता है? मतलब कोई उद्यमिता पर जोर दे रहा है, कोई सीधे भत्ते पर, तो कोई कौशल विकास पर। बिल्कुल। युवाओं पर ध्यान केंद्रित करना लगभग सभी राज्यों की प्राथमिकता है, ये तो साफ है। लेकिन हाँ, तरीके अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश का MYUV मॉडल वो उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो जोखिम लेने वाले युवाओं के लिए है। ठीक है। कर्नाटक का युवा निधि वो बेरोजगारी भत्ते के रूप में एक तरह का कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने की कोशिश है। और मध्य प्रदेश का कौशल सम्मान योजना व्यावहारिक अनुभव और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर जोर देता है। तो ये विभिन्न दृष्टिकोण राज्यों की अपनी आर्थिक स्थिति, उनकी राजनीतिक विचारधारा और युवाओं की जरूरतों की उनकी समझ को दर्शाते हैं। अच्छा। कोई एक तरीका सर्वश्रेष्ठ है ये कहना मुश्किल है, सबकी अपनी चुनौतियां और फायदे हैं, जाहिर है। और कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में दिख रही हैं या कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देती है। हाँ, ODOP काफी सफल रही है। या फिर PM सूर्याघर या गृह ज्योति जैसी योजनाएं जो मुफ्त बिजली देने पर केंद्रित हैं। और सिक्किम, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में इनका जिक्र है। बिल्कुल। उत्तराखंड और महाराष्ट्र दोनों में लखपति दीदी योजना का जिक्र है, जो स्वयं सहायता समूहों मतलब SHGs के जरिए महिलाओं की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। हाँ, ODOP जैसी योजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक अनूठा प्रयास है और इनकी सफलता को देखते हुए दूसरे राज्य भी शायद प्रेरित हो रहे हैं। और ये PM सूर्याघर और गृह ज्योति जैसी योजनाएं ये नवीकरणीय ऊर्जा और लोगों को बिजली बिल से राहत देने के दोहरे उद्देश्य को दर्शाती हैं, जो शायद केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता लगती है। हाँ, लगता तो है। और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का कई राज्यों में पाया जाना दिखाता है कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिला सशक्तिकरण एक आजमाया हुआ और सफल मॉडल माना जा रहा है। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर देखें तो राज्यों की योजनाओं में अपनी स्थानीय जरूरतों के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखता है, जैसे किसान समर्थन, बिहार की बीज योजना, छत्तीसगढ़ की धान सब्सिडी, तेलंगाना का रियतु भरोसा। हाँ, किसानों पर फोकस तो है। बिल्कुल। और शहरी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें भी लगभग हर जगह प्राथमिकता में हैं। चलिए अब कानूनी गलियारों का रुख करते हैं, यहाँ भी काफी हलचल है। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने एक अहम फैसला दिया है। उन्होंने 1967 के अजीज बादशाह मामले के फैसले को पलटते हुए कहा कि कानून द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान भी संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान माने जा सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव लगता है ना। इस बादशाह मामले में कहा गया था कि चूंकि AMU की स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा हुई थी, इसलिए इसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित नहीं माना जा सकता। अच्छा। इस नए फैसले ने उस व्याख्या को पूरी तरह बदल दिया है। इसका मतलब है कि अब किसी संस्थान की स्थापना अगर संसद के कानून से भी हुई हो तो भी वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है, बशर्ते वह अनुच्छेद 31 की अन्य शर्तें पूरी करता हो। तो इसका असर सिर्फ AMU पर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर न केवल AMU पर पड़ेगा बल्कि ऐसे अन्य संस्थानों के दावों पर भी पड़ सकता है। यह अल्पसंख्यक अधिकारों की व्याख्या में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है। और जमानत के मामले में खासकर ये जो धन शोधन निवारण अधिनियम है PMLA, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, खासकर केजरीवाल मामले के संदर्भ में। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा। अदालत ने कहा कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखना जमानत का आधार हो सकता है, भले ही PMLA की धारा 45 की वो दोहरी कड़ी शर्तें लागू हों। और गिरफ्तारी की वैधता के लिए सिर्फ विश्वास करने का कारण काफी नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता पर भी विचार करना जरूरी है। ये प्रक्रियात्मक पक्षपात पर बड़ा जोर है। बिल्कुल। ये निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच एक तरह से संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। PMLA की धारा 45 जमानत मिलना बहुत मुश्किल बना देती है, ये तो हम जानते हैं। हाँ। अदालत का ये कहना कि लंबे समय तक बिना ट्रायल के कैद जमानत का आधार हो सकता है, एक तरह से अभियुक्तों के अधिकारों को मान्यता देता है।
साथ ही गिरफ्तारी की जरूरत पर जोर देना वो ईडी जैसी एजेंसियों की शक्तियों पर एक प्रकार का, आप कह सकते हैं, न्यायिक अंकुश लगाता है। अच्छा, यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि गिरफ्तारी मनमाने ढंग से ना हो। एक और दिलचस्प मामला तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच का था। हाँ, वो बिल वाला मामला। हाँ, जिसमें विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति रोकने का मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक सहमति नहीं रोक सकते और दोबारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना कानूनन गलत है। साथ ही अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की कोई अवधारणा नहीं है। ये तो केंद्र राज्य संबंधों और विधायी प्रक्रिया के लिए काफी अहम लगता है। निश्चित रूप से ये फैसला राज्यपाल की शक्तियों की सीमाओं को स्पष्ट करता है और निर्वाचित विधायिका की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। जब कोई विधानसभा किसी विधेयक को पुनर्विचार के बाद दोबारा पारित कर देती है, तो राज्यपाल के पास उसे सहमति देने के अलावा बहुत सीमित विकल्प होते हैं। सही है। दिया है कि राज्यपाल अपनी सहमति अनिश्चित काल तक रोककर या उसे अनावश्यक रूप से राष्ट्रपति के पास भेजकर विधायी प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते। यह संघवाद के सिद्धांत को मजबूत करता है। और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता दी है ना? संतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में हाँ। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति कानूनी वारिसों को हस्तांतरित करने के बाद भी भरण पोषण मांग सकते हैं और अगर जरूरी हो तो ट्रिब्यूनल उन्हें संपत्ति से बेदखल करने या कब्जा दिलाने का आदेश भी दे सकता है। हालांकि ये हर मामले में आने वाले नहीं है। ये वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 23 की व्याख्या को पुख्ता करता है। हाँ, ये फैसला वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। कई बार संपत्ति हस्तांतरण के बाद वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल नहीं की जाती, ये एक समस्या है। बिल्कुल। तो यह फैसला उन्हें एक कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही ट्रिब्यूनल को विवेक का उपयोग करने की अनुमति देना यह सुनिश्चित करता है कि बेदखली जैसे कड़े कदम केवल तभी उठाए जाएं जब वास्तव में जरूरी हो। ये कानून की मानवीय व्याख्या है, कह सकते हैं। संक्षेप में कहें तो कानूनी मोर्चे पर अदालतों का फोकस प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, संवैधानिक व्याख्या और कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर दिख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ प्रस्तावित कानूनों यानी विधेयकों पर नजर डालते हैं। हाँ। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 काफी चर्चा में रहा है। इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड की संरचना में बदलाव, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की अनुमति, सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर को शक्ति और ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में सीधी अपील जैसे प्रावधान हैं। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में बदलाव लाना लगता है। हाँ, ये तो बड़े बदलाव हैं। और सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित ना करने का स्पष्टीकरण और ट्रिब्यूनल के फैसलों को अंतिम ना मानना भी बड़े बदलाव हैं। इन संशोधनों का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विभिन्न हितधारकों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना होगा। स्रोत हमें केवल प्रस्तावित बदलावों की जानकारी देते हैं, उनके पीछे के तर्क या संभावित परिणामों पर विस्तार से नहीं जाते। इसके अलावा कई पुराने कानूनों को बदलने के लिए नए विधेयक लाए जा रहे हैं, जैसे भारतीय वायुयान विधेयक 2024। हाँ, वो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह लेगा। और बॉयलर विधेयक 2024 जो 1923 के एक्ट की जगह लेगा, और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 भी है। ऐसा लगता है कि कानूनों को आधुनिक बनाने पर जोर है। हाँ, ये एक स्पष्ट प्रवृत्ति है। कई क्षेत्रों में नियामक ढांचे दशकों पुराने हैं। विमानन, बॉयलर सुरक्षा, रेलवे जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और वैश्विक मानकों में काफी बदलाव आया है। सही बात है। तो इन पुराने कानूनों को समकालीन जरूरतों के अनुरूप ढालना आवश्यक है। ये विधेयक इसी आधुनिकीकरण और नियामक सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा लगते हैं। साथ ही वो तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024, हाँ। जो खनिज तेल की परिभाषा में कोल बेड मीथेन और शेल गैस तेल को शामिल करता है, वो ऊर्जा संसाधन प्रबंधन में बदलते फोकस को दर्शाता है। अच्छा, अब आते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 पर। हाँ, बजट। इसका मुख्य फोकस 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य और ज्ञान GYAN गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी स्तंभों पर रहा। कुछ बड़े आंकड़े देखें तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 4.4% रखा गया है। 4.4%।
कुल खर्च 50.65 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स 11.21 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का 3.1% है। पूंजीगत व्यय मतलब सरकार का लंबी अवधि की संपत्ति जैसे कि सड़क, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर होने वाला खर्च। हाँ, ये कैपेक्स महत्वपूर्ण है। और एक बड़ी राहत आयकर में दी गई है। नई व्यवस्था में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं और वेतन भोगियों के लिए 75,000 रुपए की मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर ये सीमा 12.75 लाख हो जाती है। ये आंकड़े अर्थव्यवस्था की दिशा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। बिल्कुल। राजकोषीय घाटे का 4.4% का लक्ष्य बताता है कि सरकार धीरे धीरे अपने खर्च और कमाई के बीच के अंतर को कम करने की राह पर है, जिसे हम वित्तीय समीकरण कहते हैं। अच्छा। वहीं पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि, जो जीडीपी का 3.1% है, ये दर्शाती है कि सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण के जरिए आर्थिक विकास को गति देना चाहती है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। आयकर में राहत का सीधा मकसद लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना है, जिससे खपत यानी कंजम्पशन बढ़े और अर्थव्यवस्था में मांग पैदा हो। और ज्ञान पर फोकस ये दिखाता है कि सरकार की नीतियां और खर्च इन 4 समूहों गरीब, युवा, किसान और महिला पर केंद्रित रहेंगे। बजट में कई नई पहलें भी घोषित की गईं। कृषि क्षेत्र में पीएम धन धान्य कृषि योजना यानी PMDDKY शुरू की जा रही है, जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों के 1.7 करोड़ किसानों पर केंद्रित होगी। टारगेटेड अप्रोच। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक ग्रामीण ऋण मूल्यांकन यानी रूरल क्रेडिट स्कोर ढांचा भी पेश करने की बात है। अच्छा, ये क्या है? हाँ, ये देखना होगा कैसे काम करेगा। और दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन है। और किसान क्रेडिट कार्ड KCC की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। कृषि पर यह ध्यान महत्वपूर्ण है, खासकर खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय की नजरिए से। PMDKY का लक्ष्य कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, जो एक अच्छी रणनीति हो सकती है। ये ग्रामीण ऋण मूल्यांकन की पहल दिलचस्प है। देखना होगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है। हाँ। दालों और तिलहनों, जिसके लिए अलग आत्मनिर्भर तिलहन अभियान भी है, उसमें आत्मनिर्भरता का लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और KCC सीमा बढ़ाना किसानों के लिए ऋण उपलब्धता को आसान बनाएगा। ये सभी पहले कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जहां तक मुझे पता है। हाँ, सही। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के लिए भी घोषणाएं हैं। उनके वर्गीकरण के मानदंड बदले गए हैं, निवेश और टर्नओवर की सीमाएं बढ़ी हैं। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड की बात है। स्टार्टअप्स के लिए कोषों का कोष यानी फंड ऑफ फंड्स में 10,000 करोड़ का नया योगदान है। और पहली बार उद्यमी योजना के तहत महिला SC/ST उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण यानी टर्म लोन देने का लक्ष्य है। MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, ये तो हम सब जानते हैं, और उन्हें समर्थन देना विकास के लिए जरूरी है। हाँ। वर्गीकरण मानदंड बदलने से ज्यादा उद्यमों को MSME के लाभ मिल सकेंगे। हाँ। क्रेडिट कार्ड और सावधि ऋण जैसी योजनाएं उनकी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। हाँ, फंडिंग एक बड़ा मुद्दा रहता है। बिल्कुल। और कोषों का कोष स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। ये दिखाता है कि सरकार छोटे व्यवसायों और उद्यमिता को विकास के इंजन के रूप में देख रही है। निवेश पर भी जोर है, जिसे बजट में 3 हिस्सों में बांटा गया है: लोगों में, अर्थव्यवस्था में और नवाचार में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। लोगों में निवेश के तहत 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड, चिकित्सा शिक्षा में 75,000 सीटें बढ़ाना और हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर शामिल है। ह्यूमन कैपिटल। अर्थव्यवस्था में निवेश यानी बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 10 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मोनेटाइजेशन योजना। ओह, ये एसेट मोनेटाइजेशन का बड़ा टारगेट है। हाँ, और नवाचार के लिए अनुसंधान और विकास यानी R&D हेतु 20,000 करोड़ रुपए और शिक्षा में AI उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपए। ये निवेश का त्रिआयामी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश यानी लोगों में निवेश वो मानव पूंजी का निर्माण करता है, जो लॉन्ग टर्म विकास के लिए जरूरी है। बिल्कुल। बुनियादी ढांचे में निवेश यानी अर्थव्यवस्था में निवेश वो तात्कालिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है और भविष्य के विकास की नींव रखता है। राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देना सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है
और राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ, ये राज्यों के लिए अच्छा है। और नवाचार में निवेश जैसे R&D और AI, ये भविष्य की प्रौद्योगिकियों और उद्योगों के लिए भारत को तैयार करने का प्रयास है। ये एक संतुलित रणनीति लगती है। और चौथा इंजन है निर्यात। इसके लिए एक निर्यात संवर्धन मिशन और भारत ट्रेड नेट BTN नामक एक एकीकृत मंच स्थापित करने की घोषणा की गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन। साथ ही कुछ और योजनाएं जिनका जिक्र जरूरी है। PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की है। हाँ, 1 करोड़ घर। हाँ, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना है। PM आवास योजना का विस्तार कर 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने हैं। और संशोधित कौशल ऋण योजना, ये कौशल विकास मंत्रालय की है। इसके तहत ऋण सीमा 7.5 लाख रुपए कर दी गई है। बजट में वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP वृद्धि का लक्ष्य 6.3% से 6.8% रखा गया है। हाँ, ये ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो इन सभी पहलुओं को एक साथ देखें तो बजट कल्याणकारी उपायों जैसे ज्ञान समूह पर ध्यान, टैक्स राहत, मुफ्त बिजली, आवास वगैरह, और विकास के चालकों जैसे पूंजीगत व्यय, MSME समर्थन, R&D, निर्यात प्रोत्साहन, इनके बीच संतुलन साधने का स्पष्ट प्रयास करता है। आत्मनिर्भरता जैसे दालों और तिलहन में बुनियादी ढांचे का निर्माण और विशिष्ट क्षेत्रों व जनसांख्यिकी के लिए लक्षित समर्थन पर जोर साफ दिखता है। यह सरकार के अगले कुछ वर्षों के आर्थिक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसका लक्ष्य मध्यम अवधि में 6.3% से 6.8% की वृद्धि दर हासिल करना है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल, जिसमें हमने राज्यों की विविध योजनाओं से लेकर अहम कानूनी बदलावों और केंद्रीय बजट द्वारा तय की गई आर्थिक दिशा तक कई पहलुओं को छुआ। भारत में हाल की घटनाक्रमों का एक व्यापक नजरिया। समापन से पहले इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर सोचने पर एक विचार मन में आता है। हाँ, हमने केंद्र और विभिन्न राज्यों की अनेक योजनाओं, कानूनी व्याख्याओं और आर्थिक प्राथमिकताओं को देखा। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन विभिन्न स्तरों की प्राथमिकताओं में कितना तालमेल है और कितना खिंचाव। ये सोचने वाली बात है। क्या ये सभी मिलकर एक सुसंगत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर अलग-अलग दिशाओं में खींच रहे हैं? ये तालमेल या इसका अभाव भारत के समग्र विकास पथ को आने वाले समय में कैसे आकार देगा, इस पर मनन किया जा सकता है। बिल्कुल। इस जानकारीपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारियों और विश्लेषण के साथ। स्वागत है। आज हमारे पास काफी सारी जानकारी है, हाल की घटनाओं और आंकड़ों का एक तरह से संग्रह है, कह सकती हूँ। इसमें अर्थव्यवस्था है, कुछ जरूरी लोगों की उपलब्धियां, खबरें भी हैं, नई तकनीकें, सरकारी योजनाएं और हाँ, कुछ किताबों का जिक्र भी। ये सब अलग अलग स्रोतों से लिया है हमने। तो हमारा मकसद है कि इस जानकारी के सागर में गोता लगाएं और जो सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें हैं उन्हें निकालें। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास छिपा है। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर देखें, समझें कि ये बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं। आज का विश्लेषण ज्यादातर अर्थव्यवस्था, कुछ खास व्यक्तित्व, पर्यावरण, तकनीक और कुछ प्रमुख सरकारी पहलू पर रहेगा। हाँ, तो अर्थव्यवस्था से ही शुरू करते हैं। एक बड़ी खबर आई है, भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। स्रोतों के हिसाब से भारत का सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP अब $4.19 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हालांकि अगर वैश्विक रैंकिंग देखें तो अमेरिका वो करीब $30.5 ट्रिलियन पर है और चीन लगभग $19.2 ट्रिलियन पर, तो वो अभी भी काफी आगे हैं। जर्मनी तीसरे स्थान पर है 4.74 ट्रिलियन के साथ, और फिर भारत और जापान आते हैं, लगभग बराबर ही हैं 4.19 ट्रिलियन पर। पर हाँ, जैसा आपने कहा, भारत थोड़ा सा आगे निकल गया है। लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी नहीं कहता, है ना? सवाल तो ये है कि इस बढ़ती अर्थव्यवस्था का फायदा आम लोगों तक कितना पहुंच रहा है। सही कहा। और इसी से जुड़ी एक और खबर व्यापार जगत से है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्य नडेला, वो HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 में पहले नंबर पर है। ये लिस्ट उन टॉप 200 बड़ी कंपनियों को देखती है जिन्हें भारतीय मूल के लोग चला रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर भारतीय नेतृत्व की छाप बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल। और निवेश की दुनिया में देखें तो सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर बाजार को रेगुलेट करती है, उसने निवेशकों के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, iSpot। इसका पूरा नाम है
इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग में तकनीकी दिक्कतें हो जाती हैं कभी-कभी। हाँ, हो जाती हैं। तो ये पोर्टल निवेशकों को ऐसी शिकायतें दर्ज करने और उनका स्टेटस ट्रैक करने में मदद करेगा। ये जानना भी अहम है कि सेबी को एशिया पैसिफिक में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड भी मिला है। अच्छा। ये निवेशकों के भरोसे के लिए अच्छी बात है। इसके अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ी दो और अहम बातें हैं। एक तो काफी लंबी बातचीत के बाद आखिरकार भारत और यूके के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA हो गया है। उम्मीद है इससे दोनों देशों के बीच व्यापार आसान होगा। और दूसरी बात, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत को 72वां स्थान मिला है। ये FTA काफी अहम हो सकता है, खासकर कुछ खास सेक्टर्स के लिए। लेकिन इसका असल असर तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और AI प्रिपेयर्डनेस में 72वां रैंक ये दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने और उसका फायदा उठाने के लिए हमें अभी काफी तैयारी करनी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्किल्स हो या नियम कानून। बिल्कुल। ये भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक जरूरी पहलू है। हाँ, चलिए अब अर्थव्यवस्था से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे। कुछ दुखद खबरें भी हैं इसमें। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन 73 साल की उम्र में हमारे बीच नहीं रहे। वो पंजाब घराने से थे और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, खासकर तबले को दुनिया भर में पहचान दिलाई। हाँ, उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और हाल ही में 2024 में 2 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले थे, दिस मोमेंट और पाश्चोकेले। हाँ, उनका जाना संगीत जगत के लिए वाकई एक बहुत बड़ी क्षति है। और कला जगत से ही कुछ और नाम भी हैं जो हमें छोड़कर चले गए हैं। जानी मानी कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदिनी लाखिया जी और बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा जी भी नहीं रहीं। ओहो। शारदा सिन्हा जी को भी पद्म सम्मान मिले थे, पद्मश्री और पद्म भूषण। और सारंगी को साधने वाले पंडित राम नारायण, जिन्हें 2005 में पद्म विभूषण मिला था, उनका भी निधन हो गया। इन सभी ने भारतीय कला और संस्कृति को बहुत समृद्ध किया। हाँ, ये सब बहुत बड़ी क्षति है। विज्ञान, न्याय और समाज सेवा से जुड़ी कुछ और हस्तियां भी हमें अलविदा कह गईं। परमाणु विज्ञानी मल्लूर रामास्वामी श्रीनिवासन, जिन्हें 3 पद्म सम्मान मिले थे। वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के वो पहले जज जिन पर महाभियोग चला था, और जस्टिस KS पुट्टास्वामी, जिन्होंने निजता के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, उन्हें पद्मश्री मिला था। हाँ, निजता का अधिकार। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता KV राबिया, पद्मश्री 2022, और सबसे बुजुर्ग पद्मश्री पाने वाले योग गुरु बाबा शिवानंद, पद्मश्री 2022 भी अब हमारे साथ नहीं है। इन सभी का अपने अपने क्षेत्र में अहम योगदान रहा। लेकिन दुख के साथ साथ, जैसा आपने कहा, उपलब्धियों की भी खबरें हैं। पर्वतारोहण में तो कमाल ही हो गया। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 21वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोचिए, 21 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, ये तो असाधारण है। वाकई। वही भारत के राकेश कादियान ने भी एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, और पास की ही एक और ऊंची चोटी माउंट लोत्से, दोनों पर चढ़ाई पूरी की है। इसके लिए उनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। और इस मुश्किल काम में महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला कर्मी गीता समोता, उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। अच्छा। और छोनजिन अंगमो पहली दृष्टिबाधित भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ये अविश्वसनीय चढ़ाई पूरी की। ये वाकई बहुत प्रेरणा देता है। बिल्कुल। पहाड़ों से हटकर अगर अंतरिक्ष की बात करें तो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, उनके नाम अब किसी भी महिला एस्ट्रोनॉट द्वारा स्पेसक्राफ्ट के बाहर सबसे ज्यादा समय स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड है। व्यापार जगत में भी महिलाओं की एक बड़ी उपलब्धि है। रोशनी नादर, जो HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन और संस्थापक हैं, हाँ। वो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वैसे दुनिया की सबसे अमीर महिला एलिस वॉल्टन है। ये दिखाता है कि भारतीय महिलाएं बिजनेस लीडरशिप में भी आगे बढ़ रही हैं। और मनोरंजन जगत से एक छोटी सी खबर है जी। कि सलमान खान को इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वो तो खैर पहले से ही कई ब्रांड से जुड़े हैं। और सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अनुराधा गर्ग भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 विजेता बनी हैं। ये भी याद रख लें कि फेमिना मिस इंडिया 2024 नंदिनी गुप्ता हैं
और मिस वर्ल्ड 2024 का ताज चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा के सिर सजा है। ठीक है, अब जरा तकनीक और पर्यावरण की दुनिया में झांकते हैं। भारत में एक दिलचस्प चीज सामने आई है। सरला एविएशन नाम की कंपनी ने देश का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया है। इसका नाम शून्य है। ये EVTOL है, यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। अच्छा, EVTOL। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी है जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठ सकती है और नीचे उतर सकती है। दावा तो ये है कि ये शहरों के अंदर ट्रैफिक जैम से बचने का एक तेज, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल तरीका हो सकता है। ये सुनने में तो एकदम भविष्य की तकनीक लगती है। हालांकि इसे हकीकत बनने में अभी कई चुनौतियां होंगी, जैसे सुरक्षा नियम, बैटरी टेक्नोलॉजी और शहरों में लैंडिंग स्पॉट्स बनाना। हाँ, चुनौतियां तो होंगी। लेकिन ये शहरी ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचने का एक नया नजरिया जरूर देता है। अच्छा, पर्यावरण की बात करें तो एक अच्छी खबर है कि भारत में पहली बार डॉल्फिन की गिनती हुई और उसमें कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गईं। अरे वाह! सबसे ज्यादा करीब 2400 उत्तर प्रदेश में मिली। ये शायद प्रोजेक्ट डॉल्फिन का नतीजा हो सकता है, जो 2021 में शुरू हुआ था। ये तो अच्छी बात है, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं। हाल ही में कुछ चक्रवाती तूफानों ने असर डाला। एक गारंस नाम का तूफान था जिसने हिंद महासागर में ला यूनियन द्वीप को प्रभावित किया, फेंगल बंगाल की खाड़ी में आया और आसना अरब सागर में। ये बदलते मौसम के पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं शायद। हाँ, ये चिंता का विषय है। और एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है वायु प्रदूषण की। IQ एयर 2024 की रिपोर्ट आई है। हाँ, वो रिपोर्ट। उसके मुताबिक भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्नीहाट बताया गया है और सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। लिस्ट में हमसे ऊपर चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कॉन्गो जैसे देश हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि हवा साफ करने के लिए हमें अभी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है। सामाजिक मोर्चे पर एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि निजता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ये एक दूरगामी असर वाला फैसला है। इसी संदर्भ में ये याद रखना भी दिलचस्प है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर हरिलाल जी की सुंदास कानिया थे और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीवी थीं। निजता के अधिकार की ये पुष्टि खासकर डिजिटल युग में बहुत मायने रखती है। दूसरी तरफ लैंगिक समानता पर भी जोर दिया जा रहा है। यूनेस्को, जो संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संस्था है, उसकी डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले हैं। उन्होंने स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है, इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। और भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, जिसकी चेयरपर्सन विजया किशोर रहाटकर है, उन्होंने यशोदा AI योर AI सखी अभियान लॉन्च किया है। ये शायद तकनीक के जरिए महिलाओं तक जानकारी और मदद पहुंचाने की कोशिश है। लगता तो यही है। अच्छा, गरीबी के आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों वाले 5 देशों में भारत सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर? हाँ, करीब 234 मिलियन लोग। इसके बाद पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और कांगो का नंबर आता है। यह आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। वाकई, सुरक्षा के क्षेत्र में 2 बातें ध्यान देने लायक है। CBI ने ऑपरेशन चक्रव्यूह लॉन्च किया है। चक्रव्यूह? हाँ, ये खासतौर पर विदेशों से चलाए जा रहे संगठित साइबर क्राइम और आजकल जो चल रहा है ना डिजिटल अरेस्ट, वैसे मामलों से निपटने के लिए है। अच्छा, ये डिजिटल अरेस्ट वाले मामले। हाँ, और दूसरी बात, भारत अब एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट APMU स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। इसे नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बनाया है। इसका मकसद खेलों में डोपिंग को रोकना और पारदर्शिता लाना है। ये दोनों कदम दिखाते हैं कि नई चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत उपाय किए जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल फ्रॉड हो या खेलों में डोपिंग। चलिए, अब कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं पर बात करते हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है। ये योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों को कवर करती हैं। ग्रामीण विकास के लिए 2 बड़ी पुरानी योजनाएं हैं। एक तो MGNREGA, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2005 से चल रहा है
और गांव में साल में 100 दिन के काम की गारंटी देता है। हाँ, मनरेगा। और दूसरी है जल जीवन मिशन JJM, जो 2019 से शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य हर ग्रामीण घर तक नल से पीने का पानी पहुंचाना था 2024 तक। शहरी क्षेत्रों के लिए पीएम स्वनिधि योजना काफी चर्चा में रही थी। ये 2020 में कोविड महामारी के दौरान उन स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए लाई गई थी जिनका काम बंद हो गया था। हाँ, उस समय काफी जरूरी थी ये। बिल्कुल। इसके तहत उन्हें 10,000 रुपए तक का छोटा लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। और स्वच्छ भारत मिशन तो है ही, जो 2014 से चल रहा है और जिसका मकसद शहरों और गांवों दोनों को साफ रखना, खुले में शौच बंद करना और कचरा प्रबंधन सुधारना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी योजना है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी ABPMJY। आयुष्मान भारत ये 2018 में शुरू हुई थी और इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता है। इसमें गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलती है। अब इसका जमीनी स्तर पर कितना असर हुआ है, ये देखने वाली बात है। हाँ, वो तो है। कृषि क्षेत्र में PM किसान योजना 2019 से चल रही है। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं। लेकिन एक नई और काफी दिलचस्प पहल है नमो ड्रोन दीदी। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। इसके तहत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मकसद ये है कि ये महिलाएं ड्रोन का इस्तेमाल खेती में करें, जैसे फसल की निगरानी या कीटनाशक छिड़कने के लिए। अच्छा। और इससे वो साल में 1 लाख रुपए तक कमा सकें। ये तकनीक को गांवों और महिलाओं से जोड़ने का एक, कह सकते हैं, अनूठा प्रयास लगता है। हाँ, ये ड्रोन दीदी वाली बात काफी अलग है। अब जनजातीय समुदायों पर आते हैं। हाँ। उनके लिए PM जनमन योजना 2023 में शुरू की गई है। इसका फोकस 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGs पर है। इन समुदायों तक घर, सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य है। ये उन इलाकों पर ध्यान देने की कोशिश है जो विकास में पीछे छूट गए हैं। बिल्कुल। और आखिर में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए PM विश्वकर्मा योजना है। ये 2023-24 से 2027-28 तक चलेगी। इसमें कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हें अपना काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के लोन मिलेगा। पहली बार में 1 लाख रुपए तक और दूसरी बार में 2 लाख रुपए तक। वो भी सिर्फ 5% ब्याज दर पर। ये तो काफी अच्छा है। और साथ ही उन्हें बाजार से जुड़ने में भी मदद की जाएगी। ये पारंपरिक कलाओं को बचाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की एक कोशिश है। देखना होगा कि ये जमीन पर कितनी कारगर होती है। सही। अब आखिर में कुछ किताबों और वैश्विक मंच की बातों पर नजर डालते हैं। अमिताभ कांत, जो G20 में भारत के शेरपा थे, उन्होंने हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 नाम से किताब लिखी है। ये भारत की G20 अध्यक्षता के अनुभवों पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने वाई भारत मैटर्स नाम की किताब लॉन्च की है। और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा आई है, जिसका नाम है दिया सलाई। साहित्य जगत में एक और दिलचस्प खबर है। बनू मुस्ताक की कन्नड़ किताब हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद, जिसे दीपा भास्थी ने किया है, वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। याद दिला दें कि 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मन उपन्यास कायरोस के लिए लेखक जेनी एयरपेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को मिला था, जबकि 2024 का बुकर पुरस्कार जो अंग्रेजी में लिखे उपन्यासों को मिलता है, वो सैमंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया। खेल जगत से ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने अपनी आत्मकथा विटनेस जारी की है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद P हिंदुजा की लिखी किताब I Am का विमोचन किया है। एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि भी है। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अच्छा। ये भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने जैसा है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भी अहम है। हाँ, ये वाकई गर्व की बात है। और वैश्विक मंच पर G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस बार का विषय था एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक सतत ग्रह का निर्माण। G20 ग्रुप 1999 में बना था और इसमें दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
अगला 20वां G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। G20 आजकल वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच बन गया है, खासकर आर्थिक और अब तो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी। तो आज हमने कई अलग अलग चीजों पर बात की, अर्थव्यवस्था के बड़े आंकड़ों से लेकर व्यक्तिगत उपलब्धियों और दुखद खबरों तक, नई तकनीक से लेकर पुरानी योजनाओं तक और किताबों से लेकर वैश्विक सम्मेलनों तक। काफी कुछ कवर किया। हाँ, काफी कुछ। और इन सभी जानकारियों को एक साथ रखने पर एक सवाल जरूर उठता है मन में। एक तरफ हम भारत को आर्थिक रूप से दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति बनते दिख रहे हैं, तकनीकी नवाचार की बातें सुन रहे हैं, जैसे वो ईवीटॉल या ड्रोन दीदी वैश्विक मंच पर भूमिका बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने गरीबी, जैसा कि MPI के आंकड़े बताते हैं, वायु प्रदूषण की समस्या IQAir रिपोर्ट के अनुसार, और शायद बढ़ती असमानता जैसी बड़ी चुनौतियां भी जस की तस खड़ी हैं। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में विकास, बराबरी और पर्यावरण, इन तीनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा? क्या हम ऐसी तरक्की कर पाएंगे जो टिकाऊ भी हो और जिसका फायदा सब तक पहुंचे? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा। ये सवाल हमें इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी के बाद सोचने के लिए छोड़ जाता है कि ये सारे छोटे बड़े बदलाव मिलकर आखिर हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। आज इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हमारे पास ये समसामयिक मामलों से जुड़े कई सारे दस्तावेज हैं। इनमें पिछले कुछ समय की जो बड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनका ब्यौरा है। हाँ, काफी कुछ है इनमें। इन दस्तावेजों में जानकारियों का एक तरह से भंडार है। नई परियोजनाएं हैं, सरकारी पहलें हैं, दुनिया भर में क्या चल रहा है और भी बहुत कुछ। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस सारी जानकारी में से वो बातें निकालें जो सबसे अहम हैं, सबसे दिलचस्प हैं, ताकि हाल के घटनाक्रमों की एक साफ तस्वीर मिल सके। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ तथ्यों को ना दोहराएं, बल्कि उनके पीछे जो ट्रेंड्स हैं या उनका मतलब क्या है उसे समझें। वही। अगर इन सब स्रोतों को एक साथ देखें ना, तो 3-4 बातें तो साफ नजर आती हैं। एक तो भारत में ये जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था, इस पर जबरदस्त जोर है। हाँ, ये तो दिख रहा है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का दखल बढ़ रहा है, शासन से लेकर हमारी रोज की जिंदगी तक। सही। और तीसरा, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका बदल रही है, वो ज्यादा सक्रिय हो रहा है। अच्छा, तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के अंदर जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था में, उन पर बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि निर्माण की रफ्तार काफी तेज है। हाँ, बिल्कुल तेज है। आप देखिए, केरल में भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम वो शुरू हो गया है। हाँ, विजिंजम ये देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह है ना? हाँ, 13वां। और तमिलनाडु में वो नया पंबन ब्रिज भी खुल गया है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल। अरे वाह, ये तो सुनने में ही इंजीनियरिंग के कमाल लगते हैं। ये सिर्फ कमाल नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, विजिंजम जैसा ट्रांसशिपमेंट हब भारत की समुद्री व्यापार क्षमता को कितना बढ़ाएगा। बड़े जहाज सीधे यहीं आ सकेंगे। अच्छा, तो लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। और पंबन ब्रिज वो रामेश्वरम तक कनेक्टिविटी बेहतर करेगा, तीर्थ यात्रा के लिए भी और वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी। ये बड़े प्रोजेक्ट्स एक तरह से भारत की महत्वाकांक्षा दिखाते हैं। और कनेक्टिविटी सिर्फ बंदरगाहों और पुलों तक ही नहीं है, पहाड़ों में भी सुरंगें बन रही हैं। मैंने पढ़ा उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग T8 के बारे में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बताई जा रही है। हाँ, T8। और जम्मू कश्मीर में जेड मोहारा सुरंग भी। अच्छा, वो भी। हाँ, ये परियोजनाएं मुश्किल इलाकों तक पहुंच को आसान बना रही हैं। जेड मोहरा सुरंग जैसी परियोजनाएं तो हर मौसम में कनेक्टिविटी देंगी, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बहुत अहम है, सुरक्षा के लिए भी, विकास के लिए भी। सही। और रेलवे की बात चली रही है तो गुजरात के दाहोद कारखाने से वो 9000 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निकला है। माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए ये एक और कदम है। अब थोड़ा आर्थिक मोर्चे पर आते हैं। एक बड़ी खबर तो यह है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर है। $4.187 ट्रिलियन की GDP। यह आंकड़ा तो काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल प्रभावशाली है, और ये भारत की जो बढ़ती आर्थिक ताकत है उसका प्रतीक है। लेकिन इसके साथ ये सवाल भी उठता है
कि इस विकास का फायदा समाज के सभी वर्गों तक कैसे पहुंचेगा। हाँ, ये जरूरी सवाल है। शायद इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY में जो बदलाव हुआ है उसे देखा जा सकता है। लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अच्छा, और एक नया तरुण प्लस टियर भी शुरू किया है ना? हाँ, तरुण प्लस मतलब छोटे कारोबारियों को शायद और ज्यादा मदद मिलेगी। हाँ, इसका मकसद तो यही लगता है कि जो छोटे और मझोले उद्यम हैं, MSMEs, उन्हें विकास के लिए ज्यादा पैसा मिल सके। और ये MSMEs तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है एक तरह से। बिल्कुल। इसी तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति देना, ये भी एक बड़ा नीतिगत कदम लगता है। हाँ, बहुत बड़ा कदम है। इससे क्या होगा कि निजी कंपनियां और विदेशी निवेश आएगा इस सेक्टर में, तो नवाचार और विकास की उम्मीद की जा सकती है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम कह सकते हैं इसे। चलिए अब थोड़ा नीति और शासन की बात कर लेते हैं। एक दिलचस्प फैसला ये आया है कि 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया। हाँ, तो अब कुल 11 भाषाएं हो गई हैं इस लिस्ट में। इसका क्या महत्व है? देखिए, ये भारत की जो भाषाई विविधता है और जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजने और सम्मान देने का एक प्रयास है। अच्छा। हर भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक गहराई होती है, अपनी साहित्यिक परंपरा होती है, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसे एक विशेष पहचान और संरक्षण देता है। पहले से कौन-कौन सी थी इसमें? तमिल, संस्कृत? हाँ, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया ये पहले से थीं। ठीक है। और ग्रामीण भारत के लिए वो स्वामित्व योजना की भी काफी चर्चा हो रही है। हाँ, स्वामित्व योजना। बताया गया है कि 65 लाख से ज्यादा कार्ड बंट चुके हैं। हाँ, ये जमीनी स्तर पर काफी बड़ा बदलाव ला सकती है योजना। होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के साफ रिकॉर्ड नहीं होते अक्सर। हाँ, विवाद बहुत होते हैं। विवाद होते हैं और लोगों को बैंक से लोन लेने में भी दिक्कत आती है। तो SVMITV इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी के जरिए शासन सुधार का अच्छा उदाहरण है। सही। न्यायपालिका की तरफ से भी कुछ अहम फैसले आए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए विधेयकों पर फैसला लेने की 3 महीने की समय सीमा तय कर दी है। हाँ, तमिलनाडु वाला मामला था वो। और बाल विवाह निषेध कानून को व्यक्तिगत कानूनों से ऊपर बताया है और जातीय आधारित भेदभाव को भी असंवैधानिक कहा है। ये फैसले मतलब संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को मजबूत करते हैं। राज्यपालों वाली समय सीमा से विधायी प्रक्रिया में जो देरी होती है वो कम हो सकती है। हाँ, उम्मीद तो यही है। और बाल विवाह और जातिगत भेदभाव पर जो स्पष्ट रुख अपनाया है वो सामाजिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि जमीन पर इनका असर कितना होता है वो तो खैर देखना होगा। पोषण और कृषि में भी कुछ बड़ी पहलें दिख रही हैं। पोषण अभियान का 7वां संस्करण शुरू हुआ है। हाँ, पोषण अभियान। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है और खाद्य तेल तिलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है। NMO ऑयल सीड्स मिशन। ये सभी भारत की कुछ जो बुनियादी चुनौतियां हैं, जैसे कुपोषण, किसानों की आय और खाद्य तेलों के लिए हम जो आयात पर निर्भर है, उनसे निपटने के प्रयास हैं। हाँ, हल्दी बोर्ड जैसी पहल किसी खास फसल पर ध्यान देकर किसानों को बाजार से जोड़ने में मदद कर सकती है। और ये NMO ऑयल सीड्स मिशन का लक्ष्य तो काफी महत्वाकांक्षी है, 2030-31 तक आत्मनिर्भरता। देखते हैं। अब पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में आते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा बनाने की बात चल रही है। हाँ, चीता कॉरिडोर। और गुजरात के जामनगर में वनतारा नाम का एक विशाल पशु बचाव केंद्र खुला है। आनंद अंबानी की पहल है ये। चीता गलियारा एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इससे जानवरों को घूमने फिरने के लिए बड़ा और सुरक्षित इलाका मिलेगा, उनकी आबादी स्वस्थ रह सकेगी। और चीते भी लाए जा रहे हैं बाहर से। हाँ, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 और चीते लाने की तैयारी है। ये उसी प्रयास का हिस्सा है। और वनतारा जैसी जो निजी पहल है वो भी वन्यजीव बचाव और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, खासकर जब वो इतने बड़े पैमाने पर हों। दुनिया का सबसे बड़ा बनने का लक्ष्य है शायद उसका। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, भारत में रामसर साइट्स की संख्या भी बढ़ गई है, 91 हो गई है अब। हाँ, 6 नई जुड़ी हैं मिला है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वेटलैंड्स यानी जो आर्द्र भूमियां हैं उनके महत्व को अब ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। ये सिर्फ जैव विविधता के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि पानी बचाने और बाढ़ रोकने के लिए भी जरूरी है। अच्छा। और शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिलना ये दिखाता है कि शहरी नियोजन में भी पर्यावरण संरक्षण को जगह मिल रही है। और हाँ, पटना में वो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का खुलना भी महत्वपूर्ण है।
गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक समर्पित प्रयास। बिल्कुल। कुछ राज्यों की अपनी खास पहलें भी ध्यान खींच रही हैं, जैसे हरियाणा में अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण। ये पहला राज्य ऐसा करने वाला है। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा। और केरल का वो AI आधारित आंखों की जांच का कार्यक्रम नयन मृत्युम 2.0। बिल्कुल। राज्य अक्सर अपनी खास जरूरतों के हिसाब से नई योजनाएं लाते हैं। हरियाणा वाला कदम अग्निवीरों के भविष्य से जुड़ी जो चिंताएं हैं उनको शायद एड्रेस करने का प्रयास है। और केरल तो स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में वैसे भी आगे रहता है। नयन मित्रम 2.0 उसी का एक उदाहरण है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जो ग्रीन GDP मॉडल अपनाएगा। ये क्या चीज है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ग्रीन GDP का मतलब है कि विकास को नापते समय सिर्फ आर्थिक उत्पादन ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि पर्यावरण पर जो असर पड़ रहा है, जैसे प्रदूषण या संसाधनों की कमी, उसको भी हिसाब में लिया जाएगा। अच्छा, मतलब पर्यावरण की कीमत को भी शामिल करेंगे। हाँ, एक तरह से ये सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। दिलचस्प है। और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों को इससे छूट दी गई है, पर नजर रहेगी। बिल्कुल। और जो छूट का प्रावधान है वो इसे और जटिल बनाता है। ये दिखाता है कि कैसे राज्य राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी पहल कर रहे हैं। सही। अब जरा वैश्विक मंच पर आते हैं। भारत की गतिविधियां और दुनिया में हो रहे कुछ अहम बदलाव। भारत ने कई बड़े सम्मेलनों की मेजबानी की, जैसे ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। हाँ, GLX 2025 और पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन भी यहीं हुआ। ये क्या दिखाता है? ये भारत की बढ़ती हुई कूटनीतिक सक्रियता दिखाता है और अलग-अलग क्षेत्रों में, मतलब अंतरिक्ष से लेकर संस्कृति तक, नेतृत्व करने की इच्छा को भी दर्शाता है। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी हुआ और उसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE नए सदस्य बने। ब्रिक्स का ये विस्तार, इसके क्या मायने हैं? ये एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। ब्रिक्स का विस्तार इसे, मतलब जो पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले वैश्विक संस्थान हैं, उनके एक संभावित विकल्प के रूप में और मजबूत करता है। अच्छा। ये दिखाता है कि कई देश अब एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर देख रहे हैं। हालांकि इतने सारे सदस्यों के बीच अलग-अलग हितों और विचारधाराओं को साधना वो एक चुनौती जरूर होगी। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। AI पर इतनी बात क्यों हो रही है आजकल वैश्विक स्तर पर? AI, देखिए, आज के दौर की सबसे ज्यादा परिवर्तन लाने वाली तकनीकों में से एक है। ये अर्थव्यवस्था, समाज, सुरक्षा, हर चीज पर असर डाल रही है। हाँ, बात तो सही है। इसलिए इसके विकास और इसके नियमन पर, मतलब रेगुलेशन पर, वैश्विक सहयोग और समझ बनाना बहुत जरूरी है। भारत और फ्रांस का साथ आना इस क्षेत्र में उनकी बढ़ती रुचि और साझेदारी को दिखाता है। लेकिन सहयोग के साथ साथ तनाव भी देखने को मिला, खासकर भारत-पाकिस्तान संबंधों में। ऑपरेशन सिंदूर और बुनियान मरसूस की खबरें आई। हाँ, तनाव तो बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने सिंधु जल संधि IWT को निलंबित कर दिया। सिंधु जल संधि का निलंबन, ये बहुत ही गंभीर कदम है। ये संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का आधार रही है। हाँ, बहुत पुरानी संधि है। और इसने कई युद्धों और तनावों के बावजूद काम किया है। इसका निलंबन दोनों देशों के बीच संबंधों में एक खतरनाक गिरावट का संकेत है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं बल्कि मानवीय और पर्यावरणीय भी। ये तो चिंता की बात है। दूसरी तरफ फ्रांस के साथ मिलकर दिल्ली में युग युगीन भारत नाम का एक नया राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की योजना है। हाँ, और हॉन्डुरस ने दिल्ली में अपना दूतावास खोला है। हाँ, ये दिखाता है कि तनाव के माहौल के बीच भी दूसरे देशों के साथ संबंध विकसित हो रहे हैं। फ्रांस के साथ सांस्कृतिक साझेदारी गहरी हो रही है और लैटिन अमेरिकी देश हॉन्डुरस का दूतावास खोलना उस क्षेत्र में भारत की बढ़ती पहुंच का संकेत है। लेकिन बांग्लादेश के साथ वो ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म कर दी गई है। हाँ, उस फैसले का असर क्षेत्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। दुनिया भर में भी कुछ दिलचस्प चीजें हुई, जैसे चीन की तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति, सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप। हाँ, तियानशान शेंगली सुरंग और CR-450 ट्रेन और ब्रह्मपुत्र पर विशाल बांध को भी मंजूरी दी है उन्होंने। चीन लगातार अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। ये परियोजनाएं उसकी आर्थिक शक्ति और महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्र बांध जैसी परियोजनाओं को लेकर चिंताएं भी हैं।
पर्यावरण पर असर और पड़ोसी देशों पर असर को लेकर। हाँ, वो तो है। एआई की बात करें तो एक चीनी स्टार्टअप है डीप सीक, उसने कथित तौर पर ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया। एआई के क्षेत्र में मुकाबला बहुत तेज है और चीन एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है इसमें। और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 बना ब्रेन रॉट। इसका क्या मतलब है? ब्रेन रॉट ये शब्द हमारी डिजिटल दुनिया और ऑनलाइन कंटेंट की गुणवत्ता पर जो चिंता बढ़ रही है उसे दर्शाता है। ये शब्द अक्सर उस तरह के कंटेंट के लिए इस्तेमाल होता है जिसे बहुत ज्यादा देखने पर दिमाग पर मतलब नकारात्मक असर पड़ता है। अच्छा, समझा। सामाजिक बदलावों की बात करें तो थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला एशियाई राष्ट्र बना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और यूके ने एआई से जुड़े बाल शोषण को अपराध घोषित किया, ऐसा करने वाला पहला देश। एक बड़ी जीत है और यूके का कानून दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ नए तरह के अपराधों से निपटने के लिए कानूनों को भी बदलना पड़ रहा है। सही कहा। अब आते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर। गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा हुई। हाँ, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और व्योममित्रा नाम की महिला रोबोट भी तैयार है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। ये इसरो और देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इन चारों के नाम इतिहास में याद रखे जाएंगे। बिल्कुल। और व्योममित्रा का होना भी मिशन में टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड इस्तेमाल को दिखाता है। इसके साथ ही वो मत्स्य 6000 पनडुब्बी जो समुद्रयान मिशन का हिस्सा है, वो गहरे समुद्र की खोज में भारत की क्षमताओं को बढ़ाएगी। टेक्नोलॉजी में एक और बड़ी खबर है, नोएडा और बैंगलोर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र खुल रहे हैं। हाँ, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स के ये सेमीकंडक्टर उद्योग में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम है। 3nm चिप्स तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है शायद। हाँ, बिल्कुल। और भारत में इनका डिजाइन सेंटर होना देश को वैश्विक चिप सप्लाई चेन में एक अहम खिलाड़ी बना सकता है। इसके अलावा वो बायोसारथी और भारत जेन जैसे प्लेटफॉर्म भी हैं जो बायोटेक और एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। रक्षा क्षेत्र में 2025 को रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया गया है। हाँ, और आत्मनिर्भरता पर जोर दिख रहा है, जैसे HAL से 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने का बड़ा सौदा हुआ है। बिल्कुल। रक्षा सुधार वर्ष का मकसद सेनाओं का आधुनिकीकरण और उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना है। और प्रचंड LCH सौदा जो लगभग 62,700 करोड़ का है, वो स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता में भारत के बढ़ते विश्वास को दिखाता है। लेकिन वो सिप्री की रिपोर्ट भी आई थी। हाँ, सिप्री की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत अभी भी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है, 2020-24 में दूसरा सबसे बड़ा। तो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अभी दूर है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। DRDO की भी कई सफलताएं हैं। K4 पनडुब्बी लॉन्च परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। हाँ, INS हरिघात से। और एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रख दिया गया है। K4 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की परमाणु त्रिकोण क्षमता को और पुख्ता करता है, मतलब जमीन, हवा और पानी तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता। हाँ, न्यूक्लियर ट्रॉयड। और गांडीव नामकरण ये स्वदेशी हथियारों को एक सांस्कृतिक पहचान देने का प्रयास भी लगता है। ये सभी DRDO की बढ़ती क्षमताओं के प्रतीक हैं। और फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, वो IAF के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं। ये सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए एक और मील का पत्थर है, दिखाता है कि लैंगिक बाधाएं टूट रही हैं। बहुत बढ़िया। अंत में खेल और सम्मानों पर एक नजर डाल लेते हैं। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? ओलंपिक में भारत ने 1 रजत जीता, नीरज चोपड़ा ने, और 5 कांस्य पदक जीते, जिनमें मनु भाकर के 2 शामिल हैं। अच्छा। पैरालंपिक में प्रदर्शन शानदार रहा, 29 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण थे। ये दिखाता है कि भारत अलग अलग खेलों में लगातार प्रगति कर रहा है। खासकर पैरा एथलीटों का प्रदर्शन तो बहुत प्रेरणादायक है। क्रिकेट में भी काफी सफलता मिली। पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप जीता, अंडर 19 महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जीता। हाँ। और RCB ने अपना पहला IPL खिताब जीता। हाँ, क्रिकेट में तो भारत का दबदबा कायम है। महिला क्रिकेट का विकास भी तेजी से हो रहा है, जो WPL और अंडर 19 टीम की जीत से साफ है। शतरंज में D गुगेश विश्व चैंपियन बने, ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अभूतपूर्व। विश्वनाथन आनंद के बाद गुकेश दूसरे भारतीय विश्व चैंपियन बने हैं, और वो भी इतनी कम उम्र में। हाँ, कमाल है। ये भारत में शतरंज के बढ़ते क्रेज
और प्रतिभा को दिखाता है। साथ ही अर्जुन एरिगेसी का 2800 ELO रेटिंग पार करना भी बड़ी बात है। और नीरज चोपड़ा को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंकने वाला घोषित किया गया 2024 के लिए। ये भी गौरव की बात है। बिल्कुल। सम्मानों की बात करें तो 2024 में 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया। हाँ, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर MS स्वामीनाथन। काफी बड़े नाम हैं। हाँ, ये सम्मान राजनीति, कृषि विज्ञान जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हैं। पद्म पुरस्कारों में भी विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। खेल रत्न पुरस्कार भी दिए गए। हाँ, मनु भाकर, D गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह को मिला। उनके शानदार प्रदर्शन का सम्मान है ये। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हान कांग को साहित्य का नोबेल मिला और समंता हार्वे को बुकर पुरस्कार। हाँ, हांगकांग और सामंथा हावे को मिले पुरस्कार वैश्विक साहित्य में महिलाओं की बढ़ती आवाज को दर्शाते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर दादा साहेब फाल्के, मिथुन चक्रवर्ती और ज्ञानपीठ विनोद कुमार शुक्ला जैसे पुरस्कार भी महत्वपूर्ण हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी गतिशील है और कई बार विरोधाभासी भी लगती है। एक तरफ तेज विकास है, महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक और भू राजनीतिक तनाव भी हैं। बिल्कुल सही कहा। भारत एक ही समय पर कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी एक बड़े उत्प्रेरक के रूप में उभर रही है, चाहे वो शासन हो, अर्थव्यवस्था हो या रक्षा हो। हाँ, टेक्नोलॉजी तो हर जगह है। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका ज्यादा मुखर और सक्रिय हो रही है, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां और जटिलताएं भी सामने आ रही हैं। विकास की रफ्तार तेज है और बदलाव लगातार हो रहे हैं। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि इन सभी बदलावों की रफ्तार को देखते हुए क्या हम एक ऐसे नए दौर में जा रहे हैं जहां भारत की वैश्विक पहचान और उसकी जो अंदरूनी संरचना है वो मौलिक रूप से बदल रही है, और इस बदलाव की दिशा क्या होगी? ये वास्तव में एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। खैर, आज की इस गहन चर्चा के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। और आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने आज विज्ञान, तकनीक, पुरस्कार, वैश्विक रैंकिंग और हाँ, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं। बिल्कुल, काफी कुछ है आज चर्चा के लिए। हमारा मकसद है, जैसा हमेशा होता है, इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारियां हैं, जो मुख्य विचार हैं, उन्हें निकालें। हाँ, ताकि कम समय में गहरी समझ बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखते हैं क्या खास है। जरूर। कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष से, हमारे अपने सौर मंडल से। ये जानकारी है कि अब सबसे ज्यादा चांद बृहस्पति के पास नहीं है। हाँ, ये हाल ही में बदला है। अब शनि ग्रह आगे निकल गया है। अच्छा, कितने हो गए शनि के पास? ताज़ा गिनती के हिसाब से शनि के पास 274 पुष्ट चंद्रमा है, मतलब कंफर्म्ड मून्स। 274? ये तो काफी ज्यादा है। बृहस्पति पीछे रह गया। हाँ, बृहस्पति अब दूसरे नंबर पर है। और ये संख्याएं बदलती रहती हैं जैसे जैसे हमारी खोज की क्षमता बढ़ती है। सही बात है। बेहतर टेलीस्कोप, नई तकनीक। बिल्कुल। और हर नया चांद हमें ग्रहों के बनने के बारे में, उनके इतिहास के बारे में कुछ सिखाता है। वैसे शनि का सबसे बड़ा चांद टाइटन है और बृहस्पति का गैनेमिड। और शनि का घनत्व भी सबसे कम है शायद। हाँ, इतना कम कि अगर कोई बहुत बड़ा महासागर होता तो उस पर तैर सकता। ये भी एक दिलचस्प तथ्य है तो। अच्छा, अब भारत की बात करते हैं। विज्ञान और तकनीक में यहाँ क्या चल रहा है? DRDO का जिक्र है। हाँ, DRDO ने, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, स्क्रैमजेट इंजन कंबस्टर का सफल जमीनी परीक्षण किया है। स्क्रैमजेट, ये वही है जो बहुत तेज रफ्तार के लिए होता है? हाँ, बिल्कुल, हाइपरसोनिक गति के लिए। और ये परीक्षण 1000 सेकंड से ज्यादा देर तक चला। 1000 सेकंड, ये तो काफी अहम है। बहुत अहम है। ये भविष्य में हाइपरसोनिक यात्रा, शायद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, इन सब के लिए एक बड़ा कदम है। और रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कुछ है। एक माइन का जिक्र है। हाँ, MIGM, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। ये DRDO ने नौसेना के साथ मिलकर बनाई है और इसका सफल परीक्षण हुआ है। ये स्वदेशी है? पूरी तरह स्वदेशी। ये पानी के नीचे जहाजों का पता लगा सकती है, उनके चुंबकीय, ध्वनिक, मतलब आवाज और दबाव संकेतों से। मल्टी इन्फ्लुएंस इसीलिए। बिल्कुल। और साथ ही नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का भी पोखरण में सफल परीक्षण हुआ है। नाग MK2
इसकी क्या खासियत है? ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। मतलब एक बार लॉन्च कर दिया तो ये खुद ही टारगेट तक पहुंचती है और इसकी रेंज करीब 7 से 10 किलोमीटर है। तो ये दोनों MIGM और नाग MK2 स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हैं। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ये। अच्छा, सिर्फ हवा और जमीन नहीं, भारत अब समुद्र की गहराइयों में भी उतर रहा है। समुद्रयान मिशन। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है। इसके तहत भारत ने अपना पहला मानवयुक्त पनडुब्बी लॉन्च किया है, मत्स्य 6000। मानवयुक्त? तो इसमें इंसान जाएंगे? हाँ, लक्ष्य है 2026 के अंत तक 3 लोगों को हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाना। 6000 मीटर? वहां क्या करेंगे? गहरे समुद्र की खोज, वहां जो संसाधन है जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जिनमें कई धातुएं होती हैं, उनके खनन की संभावनाओं को टटोलना। ये भारत की ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा है। दिलचस्प है। अब वापस अंतरिक्ष पर आते हैं। इसरो तो लगातार सक्रिय है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी कुछ किया है? हाँ, इसरो ने ESA के प्रोबा 3 मिशन को अपने PSLV C59 रॉकेट से लॉन्च किया। प्रोबा 3 क्या करेगा? ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। कोरोना सूर्य का बाहरी धुंधला वायुमंडल होता है जिसका अध्ययन करना मुश्किल है। अच्छा, और इसके बाद एक और मिशन है PSLV C60 स्पार्डेक्स। इसमें क्या खास है? स्पार्डेक्स बहुत ही अहम मिशन होने वाला है। इसमें 2 छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में एक दूसरे से जुड़ेंगे, मतलब डॉकिंग करेंगे और फिर अलग होंगे, अनडॉकिंग। डॉकिंग और अनडॉकिंग अंतरिक्ष में? हाँ, अगर ये सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। इसका क्या फायदा होगा? भविष्य में बहुत फायदे हैं, जैसे स्पेस स्टेशन बनाना हो या किसी सैटेलाइट की मरम्मत करनी हो या उसमें ईंधन भरना हो। ये सब तकनीकों के लिए ये क्षमता जरूरी है। सही है। और भारत का अपना सौर मिशन आदित्य L1 वो भी काम कर रहा है? हाँ, आदित्य L1 ने हाल ही में एक सौर ज्वाला मतलब सोलर फ्लेयर में एक कर्नेल की पहली तस्वीर ली है। कर्नल? हाँ, कर्नेल मतलब एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद चमकदार हिस्सा। ओह, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे शायद ये समझने में मदद मिले कि सौर ज्वालाओं में ऊर्जा कैसे और कहां से निकलती है। और ISRO जापान के साथ भी मिलकर कुछ कर रहा है, चंद्रयान 5? हाँ, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन की तैयारी चल रही है। लूपेक्स ये कहाँ जाएगा? ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। वहां पानी या बर्फ जैसे वाष्पशील पदार्थों की खोज करेगा। दक्षिणी ध्रुव फिर से, ये अहम क्यों है इतना? क्योंकि भविष्य में अगर चांद पर इंसान बसते हैं तो पानी सबसे जरूरी संसाधन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर इसके मिलने की संभावना ज्यादा है। समझ गया। तो ASA, JAXA, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत अब स्पेस साइंस में एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। निजी क्षेत्र का ही जिक्र है, ध्रुवा स्पेस? हाँ, हैदराबाद की कंपनी है ध्रुवा स्पेस। इन्होंने एस्ट्रोव्यू नाम से कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी सर्विस शुरू की है। और एक स्पेस किड्स इंडिया का शक्ति सैट मिशन भी है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसका लक्ष्य है 108 देशों की करीब 12,000 लड़कियों को स्पेस टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना और इसे चंद्रयान 4 के साथ लॉन्च करने का इरादा है। वाह, ये तो कमाल की पहल है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे निजी कंपनियां और ऐसे संगठन भारत के स्पेस इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे और अगली पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। दुनिया भर में देखें तो फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन चांद पर उतरा है, नासा के पेलोड लेकर। हाँ, ये कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम का हिस्सा है। नासा निजी कंपनियों के जरिए अपने उपकरण चांद पर भेज रहा है। और नासा का एक और बड़ा टेलीस्कोप आने वाला है, स्फेरिक्स। हाँ, स्फेरिक्स, ये बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसे समझने की कोशिश करेगा। इसके लिए ये 2 साल में 45 करोड़ गैलेक्सीज का नक्शा बनाएगा। 45 करोड़? ये तो सोचने में विशाल लगता है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके विस्तार को समझने में हमारी मदद कर सकता है। खैर, विज्ञान में एक और खबर है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला। हाँ, ये पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई है और दुनिया की 6ठी ऐसी वेधशाला है। और भारतीय खगोलविदों ने एक ब्लैक होल भी खोजा है देवस्थल टेलीस्कोप से। हाँ, एक मध्य बढ़ते द्रव्यमान का ब्लैक होल, मतलब इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, NGC 4395 गैलेक्सी में। इंटरमीडिएट मास, ये क्यों खास है?
क्योंकि ब्लैक होल या तो छोटे होते हैं, तारों के मरने से बने, या फिर बहुत बड़े गैलेक्सी के केंद्र में। इनके बीच के आकार वाले, मतलब इंटरमीडिएट वाले, कम मिलते हैं। इनका मिलना ये समझने में मदद करता है कि बड़े ब्लैक होल कैसे बनते हैं। अच्छा। तकनीकी विकास में BAEL ने आकाश तीर बनाया है। हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ये एक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, मतलब वायु रक्षा प्रणाली को एकीकृत करने में मदद करेगा। और विज्ञान मंत्रालय की भी दो पहल हैं, बायोसारथी और भारत जेन। हाँ, बायोसारथी बायोटेक स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, मतलब मार्गदर्शन देगी, और भारत जेन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करेगा, मेकिंग AI इन इंडिया और मेकिंग AI फॉर इंडिया। मतलब भारत में AI बनाना और भारत के लिए AI बनाना। बिल्कुल, इसी से जुड़ा है सर्वम AI, जो भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। तो इनोवेशन पर काफी जोर है। हाँ, बायोटेक और AI भविष्य के क्षेत्र हैं और इनमें भारत अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। और स्वास्थ्य से एक अच्छी खबर। हाँ, WHO ने कहा है कि भारत ने ट्रिकोमा को खत्म कर दिया है। हाँ, ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। ट्रिकोमा आंखों की बीमारी है ना? हाँ, ये क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया से होती है और अंधेपन का एक बड़ा कारण रही है, खासकर गरीब और पिछड़े इलाकों में। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम की सफलता दिखाता है। चलिए, अब जरा विज्ञान और तकनीक से हटकर पुरस्कारों और सम्मानों की बात करते हैं। बिल्कुल। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के नोबेल पुरस्कार। हाँ, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई। मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकिन को माइक्रो RNA की खोज के लिए मिला। माइक्रो RNA? हाँ, ये छोटे RNA मॉलिक्यूल होते हैं जो जीन को कंट्रोल करते हैं। इनकी खोज ने बायोलॉजी की समझ बदल दी। अच्छा, और फिजिक्स में? फिजिक्स में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर उनके काम के लिए, मतलब AI की जो क्रांति हम देख रहे हैं, उसकी नींव इन्होंने रखी। हिंटन तो AI के गॉडफादर माने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को मिला है। इन्हें किस लिए? प्रोटीन की संरचना कैसी होगी, इसका अनुमान लगाने और नए प्रोटीन डिजाइन करने के लिए। इससे दवाई बनाने में बहुत मदद मिलेगी। डेमिस हसाबिस तो डीप माइंड के भी प्रमुख हैं। हाँ, गूगल की AI कंपनी। साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र में कौन रहे विजेता? साहित्य का नोबेल दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को मिला है। हान कांग। शांति का नोबेल जापान के संगठन निहोन हेदानाक्यो को मिला है। ये परमाणु बम हमले के पीड़ित, जिन्हें हिबाकुशा कहते हैं, उनका संगठन है और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए काम करता है। ऑनसन और जेम्स रॉबिन्सन को इन्होंने इस पर काम किया है कि कैसे देशों के संस्थान, मतलब राजनीतिक और आर्थिक नियम कानून, उनकी तरक्की या गरीबी तय करते हैं। अच्छा, वाई नेशंस फेल किताब शायद इन्हीं की है। हाँ, एसेमोग्लू और रॉबिन्सन की बहुत प्रभावशाली काम है। अब आते हैं फिल्म पुरस्कारों पर। ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब्स, बाफ्टा, कान, काफी सारी घोषणाएं हुई हैं। हाँ, फिल्मों की दुनिया में भी हलचल रही। कुछ नाम बार बार आए, जैसे फिल्म एनोरा। इसने 97 ऑस्कर, जो 2025 में होंगे, में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके निर्देशक सीन बेकर और अभिनेत्री मिकी मैडिसन को भी ऑस्कर मिला। एनोरा। और एक और फिल्म का नाम आ रहा है, द ब्रूटलिस्ट। हाँ, द ब्रूटलिस्ट भी काफी सफल रही। इसे 82वें गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट ड्रामा फिल्म का अवार्ड मिला और इसके अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी ने ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और 78वें बाफ्टा तीनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। वाह, एड्रियन ब्रॉडी के लिए तो बड़ा साल रहा। बिल्कुल। बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव रही और 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मेडी और ईरान की फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को मिला। तो काफी विविधता दिख रही है विजेताओं में। हाँ, वैश्विक सिनेमा की झलक मिलती है इन पुरस्कारों से। साहित्य में बुकर पुरस्कारों की बात करें, 2024 का बुकर प्राइज समंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए मिला है। ऑर्बिटल। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज बानो मुश्ताक को उनके उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। अच्छा, संगीत में ग्रैमी अवार्ड्स, 67th ग्रैमी अवार्ड्स में बियॉन्से का एल्बम काउबॉय कार्टर एल्बम ऑफ द ईयर रहा। बियॉन्से का कंट्री एल्बम जी, काफी चर्चा में था। हाँ, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर
दोनों केंड्रिक लैमर के गाने नॉट लाइक अस को मिले। केंड्रिक लैमर और एक भारतीय अमेरिकी संगीतकार का भी नाम है, चंद्रिका टंडन। हाँ, चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी मिला है। ये उनकी शायद दूसरी या तीसरी ग्रैमी नॉमिनेशन जीत है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं भारत के अपने सम्मानों पर। भारत रत्न 2024 में 5 हस्तियों को दिया गया। हाँ, 2024 में 5 भारत रत्न दिए गए। कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। इनमें से 4 को मरणोपरांत मिला, अडवाणी जी को छोड़कर। हाँ, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज थे। समाज सेवा, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान। उनके योगदान को सर्वोच्च सम्मान मिला है। एक स्रोत में डॉक्टर थेजो कुमारी अमुडाला को 2025 के भारत रत्न सम्मान का भी उल्लेख है, पर इसकी आधिकारिक पुष्टि देखनी होगी। ठीक है, अब पद्म पुरस्कार। इनकी सूची तो काफी लंबी होती है। 2024 में कितने दिए गए? 2024 में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए गए। पद्म विभूषण में कुछ प्रमुख नाम? जी, जैसे चिकित्सा में डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, न्यायपालिका से पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, कला में कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया, संगीत में वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम और लोक गायिका शारदा सिन्हा जी, जो मरणोपरांत हैं। और पद्म भूषण? पद्म भूषण में हॉकी के दिग्गज गोलकीपर पी.आर. श्रीजैश, दिवंगत गजल गायक पंकज उधास, फिल्म निर्देशक शेखर कपूर, पेंटियम चिप के पिता कहे जाने वाले विनोद धाम, जो अमेरिका में रहते हैं, और सत्रिया नृत्य के गुरु जतिन गोस्वामी जैसे नाम शामिल थे। विनोद धाम, पेंटियम चिप वाले। और पद्मश्री में भी कुछ जाने माने नाम होंगे? हाँ, काफी नाम थे, जैसे क्रिकेटर आर अश्विन, ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, यूएसबी तकनीक विकसित करने वाले अजय वी भट्ट, ये भी अमेरिका में है, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और गायक अरिजीत सिंह। ये लिस्ट तो वाकई बहुत विविध है। इसमें कला, खेल, विज्ञान, उद्योग, सामाजिक कार्य सब कुछ शामिल है। बिल्कुल, और ये भी दिखता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के योगदान को भी भारत सरकार मान्यता दे रही है। सही कहा। अब खेल पुरस्कारों पर आते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। ये 4 खिलाड़ियों को मिला। निशानेबाज मनु भाकर, शतरंज ग्रैंडमास्टर डी गुकेश, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह। 4 खिलाड़ी। और अर्जुन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार 2024 कुल 34 खिलाड़ियों को दिए गए। 34? इसमें कुछ प्रमुख नाम? हाँ, जैसे क्रिकेटर मोहम्मद शमी, तीरंदाज अदिति गोपीचंद स्वामी, पैरा तीरंदाज शीतल देवी जिन्होंने बिना हाथों के तीरंदाजी में कमाल किया, शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, गुकेश की बहन, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कई सदस्य। शीतल देवी? हाँ, उनकी कहानी तो बहुत प्रेरणादायक है। और एक पहली महिला घुड़सवार भी हैं। हाँ, दिव्याकृति सिंह। वो घुड़सवारी ड्रेसाज के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये भी महत्वपूर्ण है। और एक लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड भी दिया गया मुलीतकांत राजाराम पेटकर जी को तैराकी के लिए। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में भारत के कौन से प्रमुख पुरस्कार दिए गए? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई। हिंदी के लिए गगन गिल को उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए मिला। गगन गिल। और अंग्रेजी में? अंग्रेजी में ईस्टर्न कीरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए, डोगरी में स्वर्गीय चमन अरोड़ा जी को मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 हिंदी के जाने माने कवि विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। हाँ जी। इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन के पुरस्कार भी हैं। 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी जी को उनके संस्कृत काम के लिए मिला। संस्कृत के लिए। और व्यास सम्मान? 34वां व्यास सम्मान हिंदी लेखिका सूर्यबाला जी को दिया गया। तो साहित्य में भी काफी सम्मान दिए गए। बिल्कुल, ये सभी पुरस्कार भारतीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देते हैं। कुछ और सम्मान भी हैं जिन पर ध्यान जाता है, जैसे रामसर अवार्ड जयश्री वेंकटेशन को, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड सविता कंसवाल को मरणोपरांत। हाँ, सविता कंसवाल पर्वतारोही थीं। तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड है। संगीत कला निधि पुरस्कार टीएम कृष्णा 2024 और आरके श्रीराम कुमार 2025 को, मूर्तिकार रामसुतार जी को महाराष्ट्र भूषण। रामसुतार जी जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई। हाँ, वही। और आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला। गोल्डमैन प्राइज, इसे तो ग्रीन नोबेल भी कहते हैं। किस लिए मिला इन्हें? छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल को
कोयला खनन से बचाने के उनके सफल सामुदायिक अभियान के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अयोध्या राम मंदिर को भी कोई पुरस्कार मिला है? हाँ, वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार, ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सीलेंस अवार्ड। अच्छा, तो ये थे कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। अब चलते हैं वैश्विक रैंकिंग और सूचकांकों की ओर। हाँ, ये इंडेक्स बताते हैं कि अलग-अलग पैमानों पर दुनिया में भारत की स्थिति क्या है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि हर इंडेक्स की अपनी मेथोडोलॉजी होती है। बिल्कुल, इन्हें सावधानी से देखना चाहिए। तो 2024-25 में कुछ मुख्य इंडेक्स में भारत कहाँ है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें भारत 40वें स्थान पर है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें भारत 39वें स्थान पर है, यहाँ भी स्विट्जरलैंड टॉप पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, सैन्य शक्ति। इसमें भारत चौथे स्थान पर है, अमेरिका पहले पर। और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का। इसमें भारत 38वें स्थान पर था, सिंगापुर इसमें टॉप पर था। तो इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति ठीक नजर आती है। हाँ, प्रतिस्पर्धा, नवाचार, सैन्य शक्ति, लॉजिस्टिक्स, ये मजबूत पक्ष दिखते हैं। लेकिन कुछ और इंडेक्स भी हैं, जैसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। उसमें भारत 96वें स्थान पर है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है। वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स, 115वां स्थान। आइसलैंड सबसे शांत देश है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें रैंकिंग 151 भी है, नॉर्वे टॉप पर है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 130वां स्थान, आइसलैंड इसमें भी टॉप पर है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत 118वें स्थान पर है। फिनलैंड लगातार टॉप पर रहता है। और वैश्विक लैंगिक भेद सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, 129वां स्थान, यहां भी आइसलैंड टॉप पर है। तो इन क्षेत्रों में काफी सुधार की गुंजाइश दिखती है। हाँ, ये आंकड़े शासन, शांति, नागरिक स्वतंत्रता, मानव विकास, खुशी और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों की चुनौतियों को उजागर करते हैं। एक और रिपोर्ट है सिप्री की, हथियार ट्रांसफर रिपोर्ट। हाँ, उसके मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक। ये आत्मनिर्भरता के प्रयासों के बीच एक अलग तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अभी भी बाहरी निर्भरता काफी है। तो कुल मिलाकर ये रैंकिंग एक मिलीजुली तस्वीर पेश करती हैं। कुछ क्षेत्रों में ताकत है तो कई में चुनौतियां भी हैं। सही है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। हाल ही में किन लोगों ने कौन से अहम पद संभाले हैं? पहले भारत सरकार और संस्थानों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अजय सेठ नए वित्त सचिव बने हैं। वित्त सचिव। और आरबीआई में पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी हैं। एक स्रोत में संजय मल्होत्रा का नाम आरबीआई गवर्नर के तौर पर था, लेकिन इस पर स्पष्टता चाहिए क्योंकि वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। हाँ, ये जांचना होगा। चुनाव आयोग में भी बदलाव हुए हैं। जी, ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और डॉक्टर विवेक जोशी चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। और देश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। ठीक है। और एनएचआरसी विधि आयोग, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष बने हैं और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सीएजी कौन बने? के संजय मूर्ति नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी बने हैं। ये तो हुए कुछ बड़े संवैधानिक और नियामक पद, और भी हैं। हाँ, जैसे अंजू राठी राणा पहली महिला कानून सचिव बनी है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के डीजी, सोनाली मिश्रा आरपीएफ की डीजी, फैज अहमद किदवई डीजीसीए प्रमुख बने हैं, भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के सीईओ, विपिन कुमार एएआई के अध्यक्ष और पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये नया बना है शायद। हाँ। अब व्यापार, उद्योग और खेल जगत की कुछ नियुक्तियां। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए के अध्यक्ष बने हैं सीएस शेट्टी, जो एसबीआई के चेयरमैन भी हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष, रघुराम मेयर भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के सीईओ बने हैं। आईओए के सीईओ। और क्रिकेट में देवाजीत साख्या बीसीसीआई के सचिव बने हैं। और शुभमन गिल को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल टेस्ट कप्तान। और मीराबाई चानू, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा। टाटा ट्रस्ट के भी नए अध्यक्ष बने हैं। हाँ, नोएल टाटा। तो ये कुछ कॉरपोरेट और खेल जगत की नियुक्तियां थीं।
जी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें भारतीय या भारतीय मूल के लोग भी हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। सबसे पहले तो किर्स्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष चुनी गई हैं। किर्स्टी कोवेंट्री, इनकी क्या खास बात है? वो IOC की पहली महिला अध्यक्ष हैं और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी। ये एक ऐतिहासिक नियुक्ति है। पहली महिला और पहली अफ्रीकी, ये तो वाकई ऐतिहासिक है। इसी तरह शर्ली 5वें राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की महासचिव चुनी गई हैं। वो भी पहली अफ्रीकी महिलाएं इस पद पर। तो वैश्विक नेतृत्व में अफ्रीका का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। हाँ, ये दिख रहा है। इंटरपोल के नए महासचिव वॉल्डेसी उर्क्वेजा बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना और संयुक्त राष्ट्र में भी कोई भारतीय हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद UN इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ जस्टिस UG इवासावा बने हैं। पोप भी नए बने हैं। पहले अमेरिकी पोप। हाँ, पोप लियो 14, जिनका असली नाम कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट है, वो कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप बने हैं। और FBI निदेशक काश पटेल। हाँ, भारतीय मूल के काश पटेल को FBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी एक बड़ी नियुक्ति है। और अंतरिक्ष में भी एक भारतीय जा रहे हैं। हाँ, शुभांशु शुक्ला, वो नासा के एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने वाले हैं। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद। हाँ, राकेश शर्मा सोवियत मिशन से गए थे, ये नासा के मिशन से जाने वाले पहले होंगे। तो ये नियुक्तियां वैश्विक स्तर पर काफी कुछ दर्शाती हैं। बदलता नेतृत्व, महिलाओं और विभिन्न क्षेत्रों का बढ़ता प्रतिनिधित्व और भारतीयों का वैश्विक प्रभाव। बिल्कुल, ये वैश्विक शासन, खेल, न्याय और यहाँ तक कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भी महत्वपूर्ण बदलावों और उपलब्धियों का संकेत है। तो आज हमने काफी सारे विषयों को छुआ। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, पुरस्कारों की चमक से लेकर रैंकिंग के आईने तक और नई जिम्मेदारियों तक। क्या लगता है, इन सब बातों का सार क्या निकलता है? देखा जाए तो सार यही लगता है कि भारत कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है, विज्ञान और तकनीक में अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो दिख रहा है। ISRO DRDO के कामों से वो चुनौतियां भी दिखाती हैं। हाँ, वही मैं कह रही थी। ये एक मिली जुली तस्वीर है। रैंकिंग बताती है कि अभी भी शासन, सामाजिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों में बहुत काम बाकी है। तो ताकत भी है और चुनौतियां भी। ये सब देखकर एक सवाल आता है मन में। ये जो अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, अंतरिक्ष में जाना, सुपर कंप्यूटर बनाना, वैश्विक नेता बनना, गहरे समुद्र में उतरना, ये सब व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं? ये सब मिलकर भारत की कहानी को किस तरफ ले जा रही हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये सारे प्रयास वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक, क्या ये सब मिलकर एक दिशा में जा रहे हैं? क्या ये उस बड़े लक्ष्य जैसे एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर ले जा रहे हैं? और इस पूरी यात्रा के मायने क्या हैं? सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और रणनीतिक तौर पर भी। हाँ, शायद यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। सोचने के लिए एक बिंदु। बिल्कुल। तो इस जानकारी भरी यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।